Good afternoon, everyone. So, based upon your overwhelming response in the HVAC webinar series, we have just launched a 2 days free Revit MEP modeling webinar. So you can just avail all that how we can do the modeling of all the entire building services, whether it is HVAC, electrical, plumbing, and firefighting. And then you can realize that what will be the importance of this Revit MEP in this building services. So for that, I'd just like to invite Mr. Asad Hussain. He's having a very vast experience in this Revit modeling. So Mr. Asad, it's over to you. You can take away from here. Asad sir, am I audible? Hello. Yes, sir. You can just proceed. You can Okay, say. okay, sir. Hello, everyone. Before starting Revit, I would like to introduce myself. My name is Asad Hussain, a mechanical engineer having over 7 years experience in this industry. And firstly, we will discuss about the Revit MEP and the importance of Revit MEP. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि Revit MEP का इम्पोर्टेंस क्या है इंडस्ट्री में. हो सकता है आप लोगों को कुछ ऐसे भी होंगे, मोस्टली आप जानते होंगे कि Revit MEP इंडस्ट्री में क्या इसका सिस्टम है, किस तरह से यूज हो रहा है, लेकिन बहुत सारे फ्रेशर्स को पता नहीं है. तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है कि इंडस्ट्री अब तक कैड पे काम कर रही थी और अब सारी MNC कंपनी और बड़ी कंपनी जो है वो स्विच करती जा रही है Revit MEP पे. कैड को तो ऑटोकैड के बारे में हर किसी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि ऑटोकैड जो है एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है. मैं बेसिक के ऑटोकैड के बारे में भी साथ साथ पैरेलल बताता चल रहा हूँ कि आप कंपेयर कर सको कि आखिर क्या वजह है कि मार्केट में Revit MEP यूज क्यों हो रहा है. तो पहले मैं ऑटोकैड को बता दूं कि ऑटोकैड एक बेसिकली ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है. ऑटोकैड ने भी ऑटोकैड को डेवलप जो किया था वो हमारे ऑटोडेस्क ने किया है, और Revit भी को भी बनाने वाली जो कंपनी है वो ऑटोडेस्क ही है. तो सबसे पहले हम ऑटोकैड की बात करें तो ऑटोकैड में 3D ऑप्शंस भी आते हैं, लेकिन बेसिकली जो यूनिवर्सली यूज होता है वो आपका ऑटोकैड 2D के ऊपर यूज करते हैं आप, 2D पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो 2D में आखिर जब भी काम होगा वो मॉडलिंग नहीं कहलाएगा, वो ड्राफ्टिंग कहलाएगा. तो ऑटोकैड यूज किया जाता है वो ड्राफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 2 डायमेंशन. अब हम बात करते हैं कि जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन के लिए भी डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं. लेकिन ऑटोकैड जितने तरह की भी ड्राफ्टिंग दुनिया में होती है, जिस फील्ड से रिलेटेड होती है, सपोज कोई बंदा इलेक्ट्रिकल का है, कोई बंदा मैकेनिकल से है, या कोई बंदा सिविल से है, दूसरे तरह का काम, अगर कोई फैशन डिजाइनिंग का काम हो रहा है, कहीं पर कुछ और फर्नीचर्स बनाए जा रहे हैं, या कोई पार्ट मॉडलिंग आपको कहें किचन से रिलेटेड कोई इंटीरियर का काम हो रहा है, सारे जगह पर ड्राफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को अगर जो यूज किया जा रहा है वो ऑटोकैड को यूज करके ही किया जा रहा है. मतलब अगर ड्राफ्टिंग की मैं बात करूं तो दुनिया की तमाम चीजें यू कैन ड्राफ्ट इन ऑटोकैड. बट जब मॉडलिंग की बात आती है, 3D की बात आती है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिवाइड हो जाते हैं. कोई भी एक सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो सारे तरह का वर्क, हर अलग अलग ब्रांचेस का वर्क, हर अलग अलग सिस्टम्स को एक ही 3D सॉफ्टवेयर बना रहा है या उसके ऊपर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है. तो बेसिकली जैसे मैं आपको ऑटोकैड अभी मैं ओपन करके मैं बताता हूँ, ऑटोकैड की एक फाइल शेयर करूंगा जिससे आपको मैं कंपेयर करता हूँ कि आखिर
जब वर्क हम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके। ऑलरेडी आपने एचवीएसी डिजाइनिंग का के ऊपर वेबिनार ले रखा है, तो थोड़ा बहुत तो आपको इसके बारे में पता हो ही गया होगा कि स्टेप्स क्या होते हैं, काम करने के स्टेप्स क्या होते हैं। तो मैं फिर उसी को थोड़ा सा दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। 1 मिनट वेट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी हमने एक ऑटोकैड फाइल ओपन की है, ठीक है। इसके ऊपर एचवीएसी का वर्क हुआ है। ये एक, इसे हम ड्राफ्टिंग कहेंगे, ठीक है ना। ये जो वर्क है ये 2D में है। अब आप एक पॉइंट को, सबसे कॉर्नर वाले ऑप्शंस को हम लेते हैं यहाँ पर, जो यहाँ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है HU नंबर 13 एंड दिस इज द सप्लाई डक्ट एंड दिस इज द रिटर्न डक्ट, ठीक है। ओके, तो अब प्रोसीजर को मैं यहाँ पर नहीं बता रहा कि आप सप्लाई डक्ट कितने तरीके से आप यूज कर सकते हैं या रिटर्न डक्ट कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ डिफरेंट बता रहा हूँ कि ऑटोकैड पे हम जब काम करते हैं तो हमें इस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी होती है। एग्जैक्ट कुछ प्लान व्यू के ऊपर, सेक्शन व्यू के ऊपर हमें काम करना होता है। तो अभी हमारा जो ज्यादातर जो हम काम करते हैं वो मोस्टली हम प्लान व्यू के ऊपर काम करते हैं। जितने भी जगह पर आप, या आपको पता भी होगा कि आप अगर कोई प्लान को अगर आप देखते हैं या कोई एक तरह का नक्शा है, मैप है, मैप को आप देखते हैं तो वो हमेशा ज्यादातर जो होता है वो प्लान में होता है। मतलब टॉप व्यू से आप उसे बेहतर तरीके से देख सकते हैं। साइड व्यू और सेक्शन व्यू जो दिखाया जाता है वो डिटेल की वजह से दिखाया जाता है। मुझे और अपने ड्राइंग को क्लियर करना है तो मुझे उसमें सेक्शन व्यू भी निकालना होता है और एलिवेशन व्यू भी निकालना होता है, यानी साइड व्यू भी देखना होता है। लेकिन ज्यादातर जो सारा काम होता है वो हमारे प्लान व्यू के ऊपर होता है। प्लान व्यू को आपको फ्लोर प्लान भी कहा जाता है। फ्लोर प्लान का मतलब आपको एक फ्लोरिंग का पूरा एक नक्शा नजर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस फाइल को इधर कॉपी करके साइड करता हूँ तो आपको ये आर्किटेक्चरल लेआउट का प्लान नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको टॉप से देखूं तो मैं इसे सामने सारी चीजें समझ सकता हूं कि मेरा एंट्रेंस यहाँ से है, ये एक एंट्रेंस गया है, फिर एक डोर और मिला, इस जगह पर एंट्रेंस अंदर गए। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर नजर आ रही हैं इस वजह से, क्योंकि ये जो बनाया गया है ये प्लान व्यू है। अगर यही चीज मैं 3D में दिखा दूं तो आपको एग्जैक्ट सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। कुछ पार्ट आपके दिखेंगे, कुछ पार्ट आपके उधर से दूसरे वॉल से ये हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर काम जो होता है, आपसे कभी भी कोई पूछे कि सारा काम जो होता है वो प्रॉपर, सारी चीजें जो डिटेल की जाती हैं वो किस व्यू में की जाती हैं, तो वो प्लान व्यू पे की जाती हैं। अब अलग व्यूज जो हम यूज करते हैं लाइक सेक्शन व्यू, लाइक एलिवेशन व्यू। अब सेक्शन व्यू, एलिवेशन व्यू क्या होता है इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्या सेक्शन व्यू होता क्या है, मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ और आपको सिर्फ समझाने के लिए। देखिए अब यहाँ पे ये मेरा एक प्लान है। यहाँ ये एक जगह जो दिखाई जा रही है आपको, ये प्लांट रूम है जिसके अंदर हमारे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे चिलर। चिलर के बारे में आपने बेसिक पढ़ा होगा वेबिनार में, अगर नहीं पढ़ा तो मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ कि
यहाँ पर एक इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ड्राइंग और ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले ये समझना है कि ऑटोकैड का यूज क्या है, मार्केट में ऑटोकैड कैसे यूज हो रहा है और रेविट क्यों यूज होने लगा। जब सारी चीजें ऑटोकैड पे काम हो ही रहा था तो रेविट अब यूज क्यों हो रहा है। तो देखें बेसिकली यहाँ पर हमें प्लान में नजर आ रहा है कि चिलर 1, चिलर 2 और चिलर 3 तीन चिलर यहाँ पर प्लेस्ड हैं, और ये जो लाइन नजर आ रही है सामने से, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है 200 डाया, ये पाइपलाइन है। तो पाइपलाइन एक चिल वाटर सप्लाई की है, एक चिल वाटर रिटर्न की है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एक लाइन आपकी यहाँ से चिल वाटर सप्लाई है, दूसरी लाइन आपकी चिल वाटर रिटर्न है। तो ये लाइन हमें कनेक्शन तो हमें नजर आ रहा है, ये सारा चीज जो कनेक्ट हुआ हुआ है ये टॉप व्यू से हुआ हुआ है। तो हमें टॉप व्यू से सारी चीजें दिख तो रही हैं, लेकिन अब सेक्शन निकालने की वजह क्या होती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पाइप कितने लेवल पे चल रहा है और ये पाइप इससे कनेक्ट हो रहा है, तो ये डाउन की तरफ हो रहा है या अप हो रहा है, यानी यहाँ से कनेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है या डाउन। या तो यहाँ पर हम डिटेल डाल दें कि ये इस पे टेक्स्ट लगा दें कि यहाँ पर डाउन लिख दें, डाउन एलिवेशन, और एलिवेशन की वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दें। दूसरा तरीका होता है कि हमेशा कॉन्ट्रैक्टर या हमसे जो साइट पे काम कर रहे हैं वो हमसे एक सेक्शन डिटेल जरूर मांगते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो सके, वो बेहतर तरीके से काम कर सके। जैसे यहाँ पर आपको सेक्शन कट के दिख रहा होगा बी और बी, ये सेक्शन काटा गया बी सेक्शन, लेकिन लाइन नजर आ रही होगी। अब इसका एरो किया है, ये किस तरफ है, जिस तरफ इसकी एरो की पोजीशन है, इसका मतलब है कि हम एक सेक्शन काट के उसको इस तरफ दिखाने जा रहे हैं। अब बी सेक्शन को आप डिटेल में देखेंगे तो नीचे एक देखें, यहाँ पर बी सेक्शन के तरफ का एक सेक्शन बनाया गया है जो कि आपको साफ साइड व्यू नजर आ रहा है उसका, कि चिलर इस तरह से रखा गया है, इस हाइट पे रखा गया है, उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर एक लाइन दी गई है, एक फाउंडेशन बनाया गया है, फाउंडेशन पे ये चिलर रखा गया है, इस तरीके से पाइप आ रही है और ये ऊपर के साइड में कनेक्ट हो रही है। टॉप व्यू से ये हमें नजर नहीं आ रहा था। तो ड्राइंग बनाने से पहले ड्राइंग को रीड करना बहुत जरूरी है। तो आप डायरेक्ट आप ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि भाई हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ खत्म करनी है। तो इसलिए जब भी आप कभी इस फील्ड में आए और आपने काम करना स्टार्ट करना है तो आपको ड्राइंग रीड करना सीखना होगा, कि पहले हम बनी हुई ड्राइंग को रीड करें, उसके ऊपर फिर काम करें, फिर नए ड्राइंग पे जाएं। तो यहाँ पर अभी इसलिए मैंने पुरानी ड्राइंग दिखाई है जो इस पे काम ऑलरेडी हो रखा है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप व्यू। आप देखिए ये ऑटोकैड पे जब काम होता है तो ऑटोकैड पे काम करने का तरीका होता है कि भाई आपका प्लान बना, सेक्शन बना, सेक्शन बनाया गया, और सेक्शन बनाने के बाद इसका फिर पीडीएफ जनरेट किया जाता है और फिर ये साइट पे एग्जीक्यूट किया जाता है। अब बात आती है यहाँ तक, तो मैंने आपको ये दिखाया कि ऑटोकैड पे काम हो रहा है तो इस तरीके से हो रहा है। तो बात यहाँ पे आती है कि रेविट पे काम क्यों स्टार्ट हो गया। तो रेविट पे काम स्टार्ट होने की वजह, पहला रीजन जो है वो टाइम सेव। आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है ऑटोकैड पे, टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है अगर कंपेयर किया जाए तो रेविट पे। अब जैसे यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, एक इस जगह पर आप देखेंगे यहाँ पे एक HU लगा हुआ है, HU, और यहाँ पे आपका डक्ट कनेक्ट हो रहा है। अब इसी चीज को अगर मुझे रेविट पे बनाना पड़े और इसी चीज को मुझे ऑटोकैड पे बनाना पड़े तो दोनों में फर्क मैं आपको दिखा दूं। मेरी स्पीड ऑटोकैड पे बहुत ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि अगर मुझे ये डक्ट यहाँ पे बनाना पड़े इस साइड पे, तो मैं डक्ट बनाने के लिए क्या करूंगा, पहले लाइन कमांड लूंगा, लाइन से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर मुझे जो मैंने कैलकुलेशन किया है कि डक्ट का साइज क्या है तो उसके लिए मुझे ऑफसेट लगाना पड़ेगा। सपोज मेरे पास 600 का साइज है तो मैंने 600 का ऑफसेट लगाया। देन आगे जाकर अगर मुझे रेड्यूसर लगाना है तो मुझे एक लाइन लेना होगा, देन रेड्यूसर का लेंथ लेना होगा कि कितने लेंथ का रेड्यूसर बनाना है। देन रेड्यूसर के बाद ये जो 600 की साइज है वो घट के 300 हो जाता है, तो देन ऑफसेट मुझे 300 का लेना होगा। ये मैं ऑटोकैड सिखा नहीं रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको वजह बता रहा हूँ कि अभी मैं रेविट पे बना के दिखाऊंगा तो यही टाइम आप देखना कितना ज्यादा सेव होता है। अब मैंने ये एक एक चीज जो बनाया, डक्ट के छोटा सा पार्ट डक्ट का बनाया, वो ड्रॉ किया किस मेथड से, लाइन मेथड से। इसमें मैंने ऑफसेट का भी यूज किया, ट्रिम का भी यूज किया। फिर अगर मुझे इधर बेंड करना है तो मुझे एक लाइन
बेंड करनी पड़ेगी, इधर बनानी पड़ेगी। इसमें एल्बो बनाना है, एल्बो बनाने के लिए मुझे फ्लेट कमांड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और फ्लेट कमांड लगाने के बाद फिर हम इसमें एल्बो लगाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन हमें छोटे छोटे पॉइंट से कलेक्ट करके हम एक पूरी ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। मतलब कभी भी ऑटोकैड पे सारी चीजें एक बार नहीं बनती, छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, वो पूरी ड्राइंग कंप्लीट होती है। ये सारे ड्राइंग्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही ये कंप्लीट हुआ है। बस ये है कि मैं डक का पार्ट कवर कर रहा हूँ, यहाँ पर चिलर और पाइप का पार्ट है, इसमें भी ऑफसेट लगेंगे, इसमें भी ट्रिम होगा, इसमें भी सारी चीजें वैसे ही ऐड होंगी। अब बात आती है, मैं चलता हूँ रैविट पे कि रैविट यूज क्यों होने लगा। तो जो पहली बात आती है कि आप जब किसी वर्क को स्टार्ट करते हो तो उसकी प्लानिंग होती है कि हर कंपनी वाले जब किसी प्रोजेक्ट को उठाते हैं तो उनके दिमाग में एक माइंड में एक रेंज चलता है, ये पूरा प्रोजेक्ट 1 महीने में मुझे कंप्लीट करके सबमिट करना है। तो अगर क्लाइंट ने डेडलाइन 15 दिन का दिया है तो आपको मैन पावर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपको ज्यादा टीम को लगाना पड़ेगा। ज्यादा टीम्स मतलब आपने बहुत ज्यादा टीम को इन्वॉल्व कर रखा है, तो इसका मतलब ये होगा या तो आपने कॉस्ट क्लाइंट से ज्यादा लिया है, कहाँ पर आपको काम 1 महीने में करना था, आपने उससे 15 दिन में खत्म करना है, तो क्लाइंट की डिमांड ये होगी कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, आप हमें अपनी कॉस्ट बताओ और फीस लो और 15 दिन में मुझे सबमिट करो। कई बार क्लाइंट कहता है कि नहीं, मैं फी तो वही दूंगा, मुझे टाइम जो है वो 15 दिन की चाहिए, डेडलाइन मेरा 15 दिन है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने बंदे को, जो या तो आपकी कैपेसिटी है, मैन पावर है तो आपने लगा रखा है, नहीं तो आप आउटसोर्स करते हो या बंदे को हायर करते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें चलती हैं। अब रैविट क्या करता है, रैविट जो है 1 महीने का काम 10 दिन में कर देता है। अगर रैविट पे यही चीज आप काम कर रहे हो तो जो वर्क आपको करने में 1 महीना लग रहा है या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो 1 साल भी लग सकता है, तो उसको आप रैविट जो है वो बहुत कम टाइम में खत्म कर देता है। तो पहली बात है कि यहाँ पर टाइम जो है आपका सेव होता है रैविट पे काम करने पर। अब टाइम कितने तरीके से सेव होता है, इसके लिए भी मैं आपको छोटा सा एक पार्ट बता दूं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट और प्रोजेक्ट एंड जब होता है तो उसमें कितनी चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले डिजाइन होता है और प्लान होता है। तो डिजाइनिंग और प्लानिंग अलग पार्ट है। आप ऑटोकैड पे जब काम करते हो तो आपका स्टार्ट होता है ड्राफ्टिंग से, मतलब डिजाइन आपने कर रखा है, मॉडलिंग आपने, ये प्लानिंग आपने कर रखी है कि आपने क्या क्या काम करना है, उसके बेस पे आपने आगे काम करना होता है। तो जब ड्राफ्टिंग करना होता है या रैविट के ऊपर मॉडलिंग करना होता है तो उसमें क्या होता है कि ये ड्राइंग कंप्लीट करनी होती है हमें। ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद हमें एक एक जगह का डिटेल देना पड़ता है। डिटेल का मतलब जैसे सेक्शन मैंने बताया, यहाँ पर सेक्शन बनाया, ये सेक्शन बनाया, ये बनाया, एक एक चीज, एक एक वैल्यू, ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा ना, सारी टेक्स्ट डालनी पड़ती है। ये एक भी टेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा तो आपका डिटेल कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होगी साइट के ऊपर। अब ये भी आपको तरीका डिजाइन में सिखाया जाता है कि कौन कौन सी डिटेल कैसे पढ़ी डाली जाती है। ये यहाँ पर 200 mm चिलर डिस्चार्ज हेड पाइप का मतलब क्या हो गया, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। खैर मैं तो कंपेयर अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। तो आगे जब हम चलते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट बनाने पर आते हैं तो वो उसमें हम बहुत सारे डिटेल्स इनपुट डालते हैं। कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट एक बार में अप्रूवल नहीं मिलती उस प्रोजेक्ट की, यानी वो चीजें चेंज होती है। जैसे मैंने यहाँ पर पोजीशन दिखा दिया कि चिलर मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, क्लाइंट की डिमांड बाद में हो गई कि चिलर को आप शिफ्ट कर दीजिए, ये जगह से आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए, या चिलर को आप रोटेट कर दीजिए। तो आपकी ड्राइंग चेंज हो गई, आपकी ड्राइंग में रिवीजन हो गया, आपको रिवाइज करना पड़ा ड्राइंग। तो ड्राइंग जब रिवाइज होगा तो आपको पूरा टेक्स्ट वेक्स्ट सब रिवाइज करना पड़ेगा, सेक्शन भी दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो इसमें और ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। रैविट पे अगर आप काम करते हैं तो आप पहले, अगर आपने एक बार सेक्शन लगा दिया, एक बार आपने टेक्स्ट जनरेट कर दिया, तो अगर आपको कभी इसे फ्यूचर में चेंज करना पड़े तो वो ऑटोमेटिकली एक व्यू में अगर आप चेंज करते हैं तो बराबर में पैरेलली 3D व्यू, सेक्शन व्यू, एलिवेशन व्यू सब में चेंजेस हो जाते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अभी रैविट पे जाऊंगा तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो हमें इसका BOQ बनाना होता है, क्योंकि आप कभी भी कोई प्रोडक्ट डिजाइन जब करते हैं उसको आप फाइनली एग्जीक्यूट करना होता है तो हमें ऑर्डर करना होता है।
मतलब हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेंगे कि हमें साइट पे इतनी चीजें लगानी है, तो उसे ऑर्डर करके हमें परचेज करना होता है। परचेज करने के लिए हमें बिल बनाना होता है। बिल बनाने से पहले हमें, यानी रेट फिल करने से पहले हमें क्वांटिटी का पता होना जरूरी है कि हमारे पूरे पार्ट में कितने कितनी क्वांटिटी किस किस चीज की, किस किस ऑब्जेक्ट की लगने वाली है। सपोज चिलर है तो 3 चिलर लग रहे हैं, किस टाइप के हैं इसका डिटेल फिल करना है बीओक्यू में। पंप्स कितने लग रहे हैं, इसके अंदर ये वॉल्व्स आ रहे हैं, बटरफ्लाई वॉल्व्स, बैलेंसिंग वॉल्व्स, प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, और हर पॉइंट पे अलग अलग ऑप्शंस पे आ रहे हैं और सबके डिफरेंट साइजेस हैं। तो वो आपको काउंट करके एक जगह पर फॉर्मेट बनाना होता है एक्सेल पे कि ये सारी चीजें हमें वहां पर पता होनी चाहिए। फिर हमारा पाइप जो रन हो रहा है, यहाँ पर आपका 200 डाया जा रहा है, यहाँ आपका 150 डाया यूज हो रहा है, आगे जा रहे हैं तो कहीं पर 100 mm का डाया यूज हो रहा है। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग साइज यूज हो रहा है, उसे हम अलग कैलकुलेशन करना होता है। सपोज जैसे मैं इस लाइन की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक डिस्टेंस नापना, मेजर करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट जो है वो 18 मीटर की पाइप यहाँ पे रन हो रही है। साइज क्या है वो साइज लिख के आप एक्सेल पे डेटा पुट करते हो कि 18 mm 300 mm डाया, 18 मीटर रनिंग मीटर पाइप यूज हो रही है, कितने साइज का, 300 mm डाया का। तो ये एक छोटे छोटे पार्ट्स को हमें कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद हमें बीओक्यू बनाना होता है। तो कहने के बाद है कि ड्राइंग बनाने में टाइम लगा, ड्राइंग के बाद सेक्शन रिपोर्ट या डिटेल रिपोर्ट बनाने में हमें टाइम लगा, फिर क्वांटिटी निकालने में भी हमें टाइम लगता है क्योंकि क्वांटिटी कोई मिस ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी मिस होगी फिर वो साइट पे जब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो वो उस वक्त देर होगा, क्योंकि जब आपका प्रोसेस रनिंग में होता है कोई भी प्रोजेक्ट तो लोग यही चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। आपने 4 प्रोजेक्ट मिस कर दिया, आपने 4 प्रोडक्ट मिस कर दिया, कैलकुलेट नहीं किया, बीओक्यू में ऐड नहीं किया, या आपने क्वांटिटी डक्ट की कम पकड़ ली। अब यहाँ पर डक्ट चल रहा है तो डक्ट तो आपका ये बना हुआ है ना कंप्लीट, इतने बाय इतने का डक्ट, लेकिन डक्ट बनता किससे है, शीट मेटल से, और डक्ट बनने के लिए वो शीट मेटल यूज किया जाता है। तो शीट मेटल जो ऑर्डर किया जाता है ना वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट के हिसाब से किया जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना डक्ट कितने स्क्वायर मीटर यूज हो रही है, यहाँ पर इतने सारे डक्ट यूज हो रहे हैं, इसको बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर शीट की जरूरत है, तो उसकी भी कैलकुलेशन होती है। जिन्होंने डिजाइन पे काम किया है उन्हें पता होगा कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पैरामीटर को यूज करना होता है कि पैरामीटर क्या है और टोटल लेंथ क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल सरफेस एरिया आपका कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन आपको अलग अलग जगह पर उसके लेंथ को यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 650 बाई 350 है, यहाँ तक यूज हो रहा है, आगे जाकर आपका 500 बाई 300 हो गया, तो साइज आपका कम गया ना। इस तरह से सारे एक एक पार्ट्स को हमें सेलेक्ट करके डेटा फिल करना होता है एक्सेल के ऊपर, तब जाके हमारा कहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और उसके बाद हम इसमें फिर रेट फिल करके आगे ऑर्डर करते हैं या फिर रेट फिल करवाते हैं आपके डिपार्टमेंट से, जहां से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से। तो ये सारी चीजें मैंने बताई, इसलिए बताई इतना कि आपको कंपेयर कर सकूं। अब मैं चल रहा हूँ रैबिट के ऊपर। अब रैबिट पे मैं एक पार्ट ओपन करता हूँ, मैं आपको यही चीज आपको रैबिट के ऊपर मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्क। अब देखें, मैं इसी जगह पर यहाँ पर रैबिट के एक्सपोजर पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, रैबिट पे मैं आऊंगा कि किस तरह से स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं। मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ अभी कि आपको इसकी वजह जान लें, क्योंकि कोई भी चीज आप जब सीखते हो या आप कोई नया पार्ट आप करने जाते हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आपको उसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि मार्केट में यूज क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है और हम क्यों सीख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग सीख रहे हैं, भीड़ सीख रही है तो मैं भी भीड़ के साथ चला गया। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या है मार्केट। तो अभी मैं यूज बता रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे लिए पार्ट में डक्ट। तो ऑटो कैड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ड्राफ्टिंग में। आपने क्या देखा, लाइन से हमें बनाना पड़ रहा है, एक लाइन ले रहे हैं, दूसरी लाइन ले रहे हैं, तीसरी लाइन ले रहे हैं और उसको हमें बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या है कि आप इसे डक्ट सिलेक्ट डायरेक्ट करो और यहाँ पर डक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप अवेलेबल कुछ साइजेस हैं वो साइज डिफाइन करो, कितने का चाहिए, 800 mm का चाहिए, 700 mm का चाहिए, ये विड्थ है, ये इसकी हाइट है, वो हाइट आप सिलेक्ट करो और आप ड्रॉ करो जितनी रनिंग मीटर ड्रॉ करना है, जहां से बेंड करना है
देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप डायरेक्ट डक्ट ही बनती चली जा रही है, और आप अगर इसे रिड्यूस करोगे तो यहाँ पर आपका रिड्यूसर भी साथ साथ कनेक्ट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने अभी खुद बनाया तो आपको दिखा होगा, उसमें कुछ टाइम लगा कि मैंने एक लाइन बनाया, लाइन के बाद मैंने ऑफसेट किया, ऑफसेट के बाद मैंने यहाँ पर फ्लिट बनाया, फिर यहाँ पर एल्बो बनाया। ये क्या है कि आपको सिर्फ ड्रॉ करते जाना है। इसकी कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग होती है, वो स्टैंडर्ड सेटिंग आपको करनी पड़ती है कि आपको जो एल्बो है इस टाइप का चाहिए, रिड्यूसर आपको इस टाइप का चाहिए, वो सेटिंग करनी होती है, और आप सिर्फ ड्रॉ करते जाओगे, वो इजिली ड्रॉ होता जाएगा। ठीक है, तो एक तो पार्ट ये है कि हम इसको, जब पहली वजह ये हो गई कि ये काम बहुत जल्दी बना करता है एज कंपेयर टू ऑटोकैड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मेरे कुछ पार्ट्स हैं जो कि मैंने बनाकर रखा हुआ है, अभी एक प्रोजेक्ट है, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि यहाँ FCU लगे हुए हैं, एक FCU, 2 FCU, 3 FCU। ठीक है ना, FCU नंबर 1 का डिटेल यहाँ पर है 900 CFM @ 2.5 TR, यानी 2.5 TR का एक FCU लगा है। और उसके यहाँ पर हमने प्लान व्यू को बना रखा। अगर मैं इसको रेविट में इसका 3D देखना चाहूँ तो मैं सिर्फ इसे सिलेक्ट करूंगा इतने से पार्ट को, और इतने से पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन बॉक्स। इस सिलेक्शन बॉक्स पे मैं इसे जाकर 3D में देख सकता हूँ कि मैंने क्या ड्रॉ किया है, जो कि प्लान से मैंने बनाया था। अभी प्लान में आपको 2D में नजर आ रहा था, लेकिन आप उसी को सिलेक्ट करके सिलेक्शन बॉक्स के थ्रू आप 3D में जाके देख सकते हैं कि आपका यूनिट कहाँ पर प्लेस है, कोई चीज दूसरे से कनेक्ट क्लैश तो नहीं हो रही है, दूसरी डक्ट तो सामने नहीं आ रही है। सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप यहाँ पर उससे देख सकते हैं। अब बात आती है कि मैंने सपोज यहाँ पर ये डक्ट यहाँ पर ड्रॉ किया। अब इस डक्ट पे मुझे एक सेक्शन डिटेल चाहिए। क्लाइंट ने मुझसे मांगा कि मुझे यहाँ पर सेक्शन रिपोर्ट चाहिए कि ये पाइप आपकी कितने ऊपर से जाके यहाँ पर डाउन हो रही है, ये डक्ट कितनी एलिवेशन पे लगी हुई है। तो मुझे सेक्शन यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है ऑटोकैड की तरह। मैं सिर्फ क्या करूंगा, यहाँ पर व्यू के अंदर जाकर सेक्शन का ऑप्शन आता है, सेक्शन लेते हुए सिर्फ आप सेक्शन को यहाँ पर ड्रॉ कर दो। और ड्रॉ करने के बाद सेक्शन का जो रेंज है वो आप डिफाइन कर लो कि मुझे सेक्शन में सिर्फ इतने तक का ही रेंज चाहिए, मुझे उसके उधर, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पर है तो यहाँ पर की चीजें मुझे नहीं देखनी, मुझे सिर्फ इतने से हिस्से को देखना है। तो मैंने ये लाइन काट दिया, और लाइन में एरो का साइन किधर है, उस तरफ। मतलब अगर ये सेक्शन अभी निकालूंगा मैं तो इधर मुझे उस तरफ की चीजें नजर आएगी जिस तरफ एरो है। ठीक है, इसके ऊपर मुझे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हुए मैं यहाँ से जाकर फाइन करूंगा, तो ये देखिए ये आपका सेक्शन रिपोर्ट निकल गया। और आप इसे जिस फ्लोर पे आप काम कर रहे हो उस फ्लोर पे आप सिर्फ मैनेज कर लो, आपको बनाना नहीं पड़ा। साइड साथ साथ प्लान व्यू पे बना हुआ काम किया हुआ, आपका 3D पे भी नजर आ रहा है, आपका सेक्शन पे भी नजर आ रहा है। अगर इन केस यहाँ पर साइज मेरा चेंज हो जाता है, साइज चेंज का मतलब ये हो गया कि क्लाइंट ने कह दिया कि मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, क्लाइंट के मतलब डिजाइन इंजीनियर ने कह दिया कि मेरी कैपेसिटी बढ़ गई है किसी वजह से, तो मेरा साइज भी बढ़ जाएगा। अगर साइज बढ़ता है, जैसे यहाँ पर 800/250 का साइज है, तो कल को अगर साइज बढ़ता है या घटता है तो मैं सिर्फ साइज को बढ़ाऊंगा और घटाऊंगा, यहाँ पर टेक्स्ट साइज भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा और आपको कोई चीज करना भी नहीं पड़ेगा। ऑटोकैड में यही चीज आपको डिलीट करनी पड़ती, ऑफसेट लगाना पड़ता, टेक्स्ट को भी बदलना पड़ता, तो टाइम सेव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला मैंने रीजन यही बताया कि रैविट पे काम करने की वजह यही है कि टाइम कंजम्पशन जो है वो आपका कम हो जाता है एज कंपेयर टू ऑटोकैड। ठीक है, दूसरी चीजें हमें दिखी कि हमें डिटेल जो हम आसानी से कर लेते हैं कोई भी ऑप्शन का, सिर्फ प्लान व्यू बनाया हमने, उसका सेक्शन या एलिवेशन हमारा बन जाता है। ठीक है, क्रिएट हो जाता है सिर्फ एक सेटिंग पे। हमने लाइन सेक्शन काटा, वो हमें रैविट में हमें सेटिंग ही समझाई जाती है कि किस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है ना, ये अलग बात है कि रैविट को सीखने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ऑटोकैड को सीखने में आपको कम टाइम लगेगा। ऑटोकैड में अगर आप सिर्फ 15 कमांड भी जानते हैं तो 15 कमांड से आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रैविट में ऐसा नहीं है, रैविट में हर एक पार्ट्स के लिए अलग ऑप सिस्टम है।
अगर डक्ट लेना है तो डक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, एयर टर्मिनल लेना है तो एयर टर्मिनल के बारे में पता होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विपमेंट्स 72 तरीके के मैकेनिकल इक्विपमेंट्स प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसा होता है, उसकी सेटिंग्स क्या होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ऑटोकैड में हर काम जो होगा वो ड्रॉ मेथड से होता है, उसके लिए अलग पार्ट्स यूज नहीं होते, वो सिर्फ लाइन सर्कल कमांड से ही आप कोई भी इक्विपमेंट्स बना रहे हो, वो लाइन सर्कल रेडियस रेक्टेंगल यही 4-5 कमांड से आप सारे ऑप्शंस यूज करते हो। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। अगला जो मैंने टर्म बताया था कि हमें क्वांटिटी निकालना होता है, मतलब अगर मैं इस पार्ट को, मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया तो इस प्रोजेक्ट पे कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है, डक्ट जो इतने चल रहे हैं, कितने स्क्वायर मीटर डक्ट यूज हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, बल्कि रैविट खुद कैलकुलेट करता है। आपको सिर्फ 5 मिनट की सेटिंग करनी होती है, जो कि यहाँ पर मैंने सेटिंग करके रखा है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर डक्ट अलग है, राउंड डक्ट अलग है। रेक्टेंगुलर डक्ट को आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका सारा सिस्टम, सप्लायर डक्ट, साइजेस, विड्थ, हाइट, लेंथ, एरिया, मैक्सिमम साइज, गेजेस, गेज के साथ यानी थिकनेस के साथ कितने, 22 गेज का कितना स्क्वायर मीटर डक्ट यूज हो रहा है, 24 गेज का कितना स्क्वायर मीटर डक्ट यूज हो रहा है, 26 गेज का कितना स्क्वायर मीटर डक्ट यूज हो रहा है, ये सारे चीजें यहाँ पर बन के आ जाते हैं। लेकिन ऑटोकैड में क्या, ऑटोकैड से क्या होना रहता है, यही रिपोर्ट आपको एक्सेल पे 1 बाय 1 करके साइज के अंदर साइज लिखना होता है, विड्थ के अंदर विड्थ डालना होता है, हाइट में हाइट डालना होता है, लेंथ में लेंथ डालना होता है, ये सारी चीजें ऑटोकैड से मेजरमेंट करते हुए डालनी पड़ती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर पूरा शीट है, ये 5 मिनट में निकल गया, अब आपको वहां से मेजरमेंट लेना है, यहाँ डालना है, मेजरमेंट लेना है, डालना है, उसमें आप हो सकता है एरर भी आ जाए, मतलब कुछ पार्ट आपकी छूट जाए। यहाँ पर तो जो आपने रैविट पे बनाया है वो चीजें यहाँ पर एक्सेप्ट होगी। जैसे अभी मेरा मैक्सिमम साइज दिख रहा है 1000 बाई 300, इससे ऊपर का कोई भी साइज नहीं है 1000 से ज्यादा। अगर मैं इसी पे अपर ग्राउंड फ्लोर पे, अगर मैं यहाँ पर डक्ट 1000 से ऊपर उठा लेता हूँ, जैसे 1600 उठा लिया मैंने, तो जैसे ही मैंने ये साइज उठाया तो ये अपडेट आपको शेड्यूल्स पे मिल जाएगा 1600 बाई 300। अब ये चीज आपको ऑटोकैड पे अगर कोई कल को कोई चेंजेस आता है या साइज बढ़ता है या घटता है तो अपडेट नहीं होता, आपको अपडेट करना पड़ता है कि भाई मेरे ड्राइंग में ये चेंजेस है तो क्वांटिटी में भी ये चेंजेस हो गई। लेकिन रैविट में क्या है, पैरेलली काम हो रहा है, आपने शेड्यूल्स वहां मॉडल में डाला, यहाँ पर देखिए 1600 बाई 300 की आपकी साइजेस हैं, और लेंथ आपका जो यूज हुआ वो ये यूज हुआ, क्योंकि दो हिस्से में हमने ड्रॉ किया, एक ये पार्ट है और ये पार्ट है, तो एक ये लेंथ हुआ, एक ये लेंथ हुआ। अगर यहाँ से दूसरा लेंथ आपका कोई रिड्यूसर लगाते हैं आप और फिर चलाते हैं तो यहाँ पर तीसरा लेंथ और क्रिएट हो जाएगा, ये वाला भी। आप शेड्यूल्स में जाएंगे तो देखेंगे 3 पार्ट आपके, सॉरी वो आपके 22 में ही आ जाएगा, 16 14, एक मिनट, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, 14 हो गया ना, 14 बाई 300, 14 बाई, तो वो आपके इस वाले में आ जाएगा 1400 बाई 300, आपके 22 गेज में आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने सेटिंग जो है फॉर्मूला किस बेस पे लगाया हुआ है। जैसे यहाँ पर अभी फॉर्मूला जो लगा हुआ है, मैं अगर आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो गेज का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया हुआ है मैक्सिमम साइज पे। आप देखें कि लेस देन 451 अगर होगा तो 26 गेज यूज होगा, लेस देन 751 होगा तो 24 गेज यूज होगा। इस हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूले लगाए गए हैं, फॉर्मूले के ऊपर ये साइजेस निकल, तो हमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होता है कि किस तरह से आप अपने काम को अच्छा बेहतर बना सकते हैं और चीजें बहुत कम टाइम में आप इसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, मैं बता रहा हूँ जैसे कि पूरे 1 महीने का वर्क वो 10 दिन में हो जाता है, तो ये क्लाइंट क्यों नहीं चाहेगा कि हम इस पे शिफ्ट हो जाएं। तो इसीलिए थोड़ा सा ये महंगा जरूर है, लाइसेंस इसका महंगा है, कंपनी हर कंपनी से यूज नहीं कर रही है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में अगर क्लाइंट की डिमांड यही हो जाएगी तो आप हर जगह रैविट ही यूज होना है, क्योंकि एमएनसी कंपनी तो सारी रैविट पे स्विच हो चुकी है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो सारी आपकी रैविट पे चली गई है। आपको एक भी कंपनी नहीं मिलेगा कि जो ऑटोकैड पे यूज हो रहा है। ऑटोकैड पे वही यूज कर रहे हैं जहां पर क्लाइंट की थोड़ी सी डिमांड होती है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपना आर्किटेक्चरल मॉडल, देखिए ये जो नीचे मॉडल दिख रहा है, अगर मैं अभी आपको मॉडल भी दिखाऊं तो ये हमें क्लाइंट की तरफ से मिलता है।
ये अगर मैं यहाँ से इसको कोऑर्डिनेशन में रखूं, तो आप देख रहे हैं ये मॉडल हमारा, तो ये जितना आर्किटेक्चरल पार्ट है, जो ये 3D मॉडल दिख रहा है, ये हम नहीं बनाते हैं, हमें क्लाइंट की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता है लेआउट। ऑटोकैड में 2D लेआउट प्रोवाइड किया जाता है और रेविट के अंदर 3D मॉडल प्रोवाइड किया जाता है। इसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे अभी हमारा वर्क हुआ हुआ, यहाँ पर 3 चिलर्स यहाँ पर लगाए गए हैं एयर कूल्ड, और ये यहाँ पर पंप लगाए गए हैं। तो ये देखिए, आप इससे विजुअलाइज कर सकते हो कि आपने क्या काम किया है। टॉप व्यू से तो आपने काम किया ही है, आप टेरिस पे जाएंगे तो हमें टॉप व्यू की सारी चीजें मिलेंगी। टेरिस पे चलते हैं, तो टेरिस पे हमने यहाँ पर देखिए ये प्लान व्यू हो गया। प्लान व्यू पे हमने 2D के हिसाब से काम किया हुआ है कि हम, क्योंकि एग्जैक्ट सारी चीजें हमें समझ में जो आएंगी, टोटल मेजरमेंट की इस दीवार से कितनी दूरी पे आप पाइप लेके चल रहे हो, वो प्लान व्यू पे ही समझ में आएगी। लेकिन विजुअलाइज करने के लिए हमें 3D पे जाना पड़ता है कि कहीं पर कोई चीज दूसरे से क्लैश तो नहीं हो रही है, कोई पाइप दूसरे से छूट तो गई, ड्रॉ करते हुए कहीं पर रह तो नहीं गया है, ये डाउन हो रहा है, ये कितना डाउन हो रहा है यहाँ पर टॉप व्यू से पता नहीं चल रहा है। आप 3D में जाएंगे अगर, तो ये आपको यहाँ दिखेगा। ये देखिए, ये पाइप यहाँ से नीचे आके डाउन हो रहा है। तो अभी और टॉप व्यू से कभी नहीं दिखेगा ये राइजर वाला पोर्शन, क्योंकि टॉप व्यू से हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है वो नजर आएगी, वर्टिकल वाला पोर्शन कभी भी टॉप व्यू से नजर नहीं आता। टॉप व्यू से देखने के लिए या तो हमें 3D में जाना होगा, नहीं तो सेक्शन डिटेल देना होगा। सेक्शन डिटेल देने के लिए जैसे मैं आपको समझा दूं कि मुझे यहाँ पर का अगर सेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सीधे यहाँ व्यू में जाऊंगा, सेक्शन लूंगा और एक सेक्शन यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा, और इसे थोड़ा सा यहाँ पे रेंज सेट करूंगा और डबल क्लिक करूंगा, और इस जगह पर आप यहाँ से फाइन करेंगे तो आपको ये सेक्शन दिख जाएगा कि एक लाइन ऐसे आकर ये डाउन होके नीचे आ रही है। तो ये सेक्शन रिपोर्ट हमें देना होता है। अब ये इसकी सेटिंग्स होती है कि ये सेक्शन रिपोर्ट हमें कहाँ पर देना होता है, कितना देना होता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखना होता है, ठीक है ना। तो ये 1 बाय 1 मैंने स्टेप्स आपको इसलिए दिखाए कि आप किस तरीके से यहाँ पर काम जो रैबिट के ऊपर हो रहा है वो आप समझ सको। अब जो आखिर का काम होता है, जो सबसे फाइनल काम होता है रैबिट के ऊपर, वो क्लैश को रिजॉल्व करना होता है। अब क्लैश रिजॉल्व करना क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि क्लैश कैसे रिजॉल्व किया जाता है। सपोज अगर मैं इसी पार्ट पे यहाँ पर एक डक्ट लूं, और डक्ट लेके मैंने यहाँ पर डक्ट को ड्रॉ किया, ठीक है, ये डक्ट यहाँ से मेरी चल रही। दूसरी डक्ट, अगर यही डक्ट मेरी सामने से किसी अलग ऑप्शन पे आ रही है, तो अगर मैं इस डक्ट को ऊपर से लाना चाहूँ, सपोज मैंने इस डक्ट को दे दिया कि भाई इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर से लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने हैंड 1000 देते हुए इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया। तो क्या ये डक्ट यहाँ पर आपस में क्लैश हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो मगर मैं यहाँ से सेक्शन में देखूंगा तो ये चीजें मुझे दिख जाएंगी कि मैंने ऑफसेट जो सेट किया है अभी। आपको यहाँ पर सिर्फ रैबिट 2 दिन में, कभी भी 2 दिन के वेबिनार में आप रैबिट नहीं सीखोगे। रैबिट हमेशा टाइम मांगता है, आपको कम से कम 2 महीना चाहिए रैबिट सीखने के लिए। आपको ये 2 दिन में ये समझ में आ जाएगा कि रैबिट का यूज क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करें और देखें, यहाँ से आप अगर फाइन करते हैं तो आपको ये चीजें दिख जाएंगी कि एक डक्ट आपकी यहाँ से चल रही थी, दूसरी डक्ट आपके सामने से आ रही है, ये हल्का सा यहाँ पर अभी भी क्लैश हो रहा है, ठीक है ना। कई बार होता है कि हम यहाँ पर सेक्शन पे आके तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि अब क्लैशिंग आपकी रिजॉल्व हो गई, लेकिन बहुत बार काम बहुत ज्यादा होने पर हमें अंदाजा नहीं होता कि ये क्लैश हो रहा है, छूट गया, मिस हो गया, और बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा लोड है, तो मैं बार बार हर जगह पर कितना सेक्शन काट के यहाँ पर रिजॉल्व करूं। तो मैं रैपिड से ही पूछ लेता हूँ कि भाई ये बता दो कि कहाँ कहाँ पर रिजॉल्व क्लैशिंग हो रहा है। तो रैपिड के अंदर एक सेटिंग्स आती है कोलैबोरेट में, यूजर इंटरफेस, यहाँ पर आप क्लैशिंग को रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे मुझे डक्ट और डक्ट के बीच का क्लैशिंग देखना है, मैंने ओके किया, तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा और ये बताएगा कि ये सिलेक्शन में है कि आपकी ये वाले डक्ट और ये वाली डक्ट आपस में क्लैश हो रही है। तो चलो, तो ये तो मुझे मालूम है कि मैंने अभी खुद ड्रॉ किया है, तो ये यहाँ पर है। अगर मैं किसी और फ्लोर पे होता, जैसे टेरिस के बजाय मैं 2nd फ्लोर या 1st फ्लोर पे हूँ, अब मुझे यहाँ पर क्लैशिंग देखना है, तो मैंने यहाँ से क्लैश लिया और यहाँ से डक्ट और डक्ट के बीच में क्लैश रिपोर्ट निकाला।
तो यहाँ रिपोर्ट तो आया, लेकिन जब सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कहीं पर कोई इंडिकेशन नहीं है। तो मैं सिलेक्ट करने के बाद शो करूंगा तो ये उस जगह पर लेके चला जाएगा जहां पर क्लैश हुआ हुआ, चाहे आप कोई भी फ्लोर पे हो और किसी भी जगह पे हो, चाहे अगर ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग हो या 32 फ्लोर की बिल्डिंग हो, किसी भी कितनी फ्लोर की बिल्डिंग हो, आप चाहे ग्राउंड फ्लोर पे हो, ये आपको उस जगह पर पहुंचा देगा जहां पर आपको वो क्लैश रिजॉल्व करना है, या क्लैश की जहां पर क्लैश रिजेक्शन हो रहा है उस जगह पर आपको लेके चला जाएगा। यहाँ पर आप जब आओगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर मुझे क्लैश को रिजॉल्व करना है। तो आपको रिजॉल्व करना अगर आता है तो आप उसको एडजस्ट करके क्लैश को रिजॉल्व कर दोगे। तो ये एक पार्ट जो है, सबसे फाइनल काम जो होता है वो क्लैश रिजॉल्व का होता है। तो रैबिट का जो कई रीजन की वजह से रैबिट यूज होता है, तो उसमें से एक रीजन जो है, जो इम्पोर्टेंट रीजन, वो यही है क्लैश को रिजॉल्व करना। क्योंकि साइट पे जब काम होता है ना, जब आपके फाइनल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है साइट के ऊपर, तो बहुत ज्यादा क्लैशिंग होती है। मतलब वहां पर जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि जो डिजाइन होके मिला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर डक्ट का एलिवेशन दिखा रहा है 3254, मतलब यहाँ पर 30 बॉटम ऑफ डक्ट आपको कुछ बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर ये बॉटम ऑफ डक्ट एग्जैक्ट नहीं हुआ और वहां पर हैंग होने लगा इसी बॉटम ऑफ डक्ट के हिसाब से, मतलब इसी एलिवेशन के हिसाब से वहां पर डक्ट हैंग होने लगी, और सामने से दूसरी केबल ट्रे या दूसरी डक्ट वहां पर पहले से इंस्टॉल है, या वो उसी दूसरी पोजीशन पे वो इंस्टॉल हो रहा है। जैसे कि मैं अगर टेरिस के ऊपर बात करूं, ये दोनों डक्ट आपस में जा रही है, अगर यहाँ पर मैंने इसको रिजॉल्व ना किया होता, अभी मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट बना लिया, ये रिजॉल्व नहीं हुआ है ना, अब क्या है, क्लैशिंग हमें नजर आ रहा है, और मैं यहाँ पर ऑटोकैड पे काम कर रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन मेरी गलत हो गई, और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर एनोटेशन में सपोज यहाँ पर लगा दिया कि भाई यहाँ पे मेरा बॉटम ऑफ ये है और यहाँ ये है, और बाद में जाकर मेरा ये हो गया। अब वहां पर साइड पे ये हैंग हो जाएगा, ये आपका 550 के ऊपर चलेगा, ये आपका 810 पे चलेगा, और ये साइज आपका 550 पे नीचे चल रहा है। वहां जब हैंग होगा, दूसरी जगह पर जब हैंग होने के बाद जब वो बेंड लगाएगा तो वो दिक्कत आएगी कि हैंग हुआ है, तो भाई ये जो आपने एलिवेशन यहाँ पर दिखाया है 810 के बाद भी ये आपस में क्लैश हो रही है यहाँ पे, तो दिक्कत आएंगी। ऑटोकैड पे अक्सर ये दिक्कत आती है कि कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है कि क्योंकि हमें कैलकुलेट करना होता है ये डक्ट कितने पे चल रही है, अभी मुझे ये डक्ट यहाँ से चल के कितना ऊपर उठाना है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। तो कई बार क्या होता है, ह्यूमन एरर हो जाते हैं। लेकिन रैबिट पे है फायदा ये है कि आप इसको देख सकते हो कि नहीं यार अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, अब ये रिजॉल्व हुआ है, तो अब जाके इसका जो बॉटम है 930 हो गया है। अब ये 930 पे जब हैंग होगा वहां पर साइड पे, तो यहाँ पर कभी भी क्लैश नहीं होगा। तो रैबिट पे फायदा ये है कि रैबिट की एक वजह ये है कि यहाँ पर हमें क्लैश फ्री मॉडल चाहिए होता है, कि हमें सारी चीजें जो है जो हम एग्जीक्यूट कराएं वो साइड पे कोई भी चीज उस वजह से रुक ना जाए। तो क्योंकि क्लैश जब होता है तो फिर इंजीनियर्स को या तो मेल करना होता है साइट इंजीनियर को, या फिर खुद डिसीजन लेना होता है कि भाई चलो यहाँ पर तो लगता है गलत हो गया है, तुम थोड़ा ऊपर करके इसे हैंग कर दो। अब जब हैंग हो जाता है तो फिर इसकी दोबारा से ड्राइंग बनाई जाती है, जिस ड्राइंग को हम कहते हैं एज बिल्ड ड्राइंग। एज बिल्ड ड्राइंग मतलब जो साइट पे चेंजेस हुआ है उस चेंजेस के हिसाब से आप ड्राइंग बनाइए। पहली ड्राइंग तो आपने बनाई थी, उस हिसाब से साइट पे लगना था, अब साइट पे लग नहीं पा रहा है क्योंकि आपने जो बनाया है वो थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो वहां पर जो डिजाइन इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर है या साइट इंजीनियर है वो डिसीजन ले लेगा कि भाई यहाँ पर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो शिफ्ट करने के बाद फिर ड्राइंग तो आपकी गलत हो गई ना, तो उसके बाद जब आपका जब शिफ्ट हो जाता है, जब पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर एक ड्राइंग हमें बनानी पड़ती है जिसे हम कहते हैं एज बिल्ड ड्राइंग, जैसा साइट पे बना हुआ है। तो ड्राइंग के कई स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले स्टेज में जो ड्राइंग हमें देना होता है वो स्पेस मार्किंग ड्राइंग देनी होती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की तरफ से जो आपके पास आता है ऑप्शन, तो आप उसको तुरंत में सारी चीजें बना कर नहीं देते, आप उसको एक प्रपोजल देते हो कि भाई मैं यहाँ पर ये यूनिट लगा रहा हूँ, इस तरीके से लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, मैंने जो अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया है और इस हिसाब से मैं ये चीजें प्रपोज कर रहा हूँ। अब क्लाइंट की तरफ से आएगा कि नहीं मुझे ये अलग अलग सेपरेट नहीं चाहिए, मैं तीनों के लिए एक ही यूनिट यूज करना चाहता हूँ, तो वो चीजें चेंज होंगी। फिर जब सारी चीजें
ठीक हो जाती हैं, उसके हिसाब से फिर वहां पर ड्राइंग बनाई जाती है। तो ड्राइंग जो बनती है कंसल्टेंट की तरफ से जो ड्राइंग दी जाती है वो LOD 350 पे दी जाती है, और उसे हम लोग ऑटोकैड के ऊपर GFC कहते हैं, GFC सेट। GFC सेट का मतलब होता है गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंसल्टेंट हमेशा जो काम करेगा वो आपको LOD 350 पे काम करके आगे दे देता है। LOD 350 का मतलब हो गया लोड ऑफ डिटेलिंग। ये लोड ऑफ डिटेलिंग का रेंज है कि LOD 100 पे काम हुआ है, या LOD 200 पे काम हुआ है, या LOD 350 पे काम हुआ है, ये रेंज है। अब LOD 400 जो होता है वो वर्कशॉप ड्राइंग होती है। LOD 400 से 500 के बीच का जो काम होता है वो वर्कशॉप ड्राइंग होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कॉन्ट्रैक्टर बनाता है क्योंकि कंसल्टेंट की तरफ से जो काम जाता है, कंसल्टेंट ने काम करके बता दिया कि भाई मुझे यहाँ पर ये चीज, इस कैपेसिटी का ये ऑप्शन आ रहा है, ये इक्विपमेंट्स आ रहा है। अब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है कि वो 4 मेक के मतलब किस किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, ये कंसल्टेंट डिसाइड नहीं करता। कंसल्टेंट सिर्फ ऑप्शन दे देता है कि तुम ये कंपनी भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये ब्रांड यूज कर सकते हो, ये ब्रांड यूज कर सकते हो, या ये ब्रांड यूज कर सकते हो। वो 4-5 के नाम दे दिखा देगा, लेकिन डिसाइड करना होता है क्लाइंट को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बेस पे आपके एग्जैक्ट साइज का पता चलता है। जैसे अभी यहाँ पर आपको FCU लगाया गया है, तो अगर मैं कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता ना ये किस कंपनी का लगने वाला है। हो सकता है कि दूसरी कंपनी इसी कैपेसिटी का उसका साइज कुछ और हो जाए, और दूसरी कंपनी का जो मॉडल है उसके साइज डिफर हो जाए। तो वहां पर आपको एग्जैक्ट साइज तभी पता चलता है जब आप ऑर्डर करते हो, और वहां पर से आपको इसकी GA मॉडल मिलती है। GA मॉडल का मतलब हुआ जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। आपको जब प्रोवाइड की जाती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, तब आपको अंदाजा होता है यहाँ पर साइज एग्जैक्ट क्या होने वाला है। हम लोग जब पहले काम करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर काम करते हैं कि फ्यूचर में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जहां 2.5 टन का AC इतने कैपेसिटी का लगा था। अब वो किसी भी ब्रांड का होगा, हमने वहां पर उसी हिसाब से उसी साइज को मैनेज कर लेना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सा साइज यहाँ पर यूज होने वाला है या कौन सा ब्रांड यूज होने वाला है। तो इस तरीके से काम होता है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या हो गया कि हमें ये पता चल गया कि रैविट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं काम करके आपको दिखा देता हूँ कि रैविट पे हम काम कैसे करते हैं। ये हमने अभी आपको काम करके नहीं दिखाया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफ्यूजर्स के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, डक्ट के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, इसी प्रोजेक्ट्स पे मैं बताऊंगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स मैं अभी कट कर दे रहा हूँ, मैं ये एज अ बिल्डिंग यूज करूंगा। क्लाइंट की तरफ से क्या होता है, अब मेरा स्टार्ट होता है रैविट की क्लासेस, वो जो कि हमें थोड़ा सा रैविट के फीचर्स के बारे में जानना है। अभी हम रैविट के इंपॉर्टेंस के बारे में हमने सीखा, मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं, थोड़ा हम इसको रैविट के फीचर्स के बारे में जानते हैं। रैविट जब आप इंस्टॉल करते हो, रैविट जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो आपको आपके सिस्टम में होने जरूरी हैं। अगर इंस्टॉलेशन के वक्त वो अगर मिस हो जाते हैं तो आप रैविट पे बहुत ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी नीड पड़ती होती है। तो आप वहां पर फिर किसी ना किसी से आपको वो जो पार्ट जो है वो मिस हुए हैं वो आपको लेना होता है। अब जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है रैविट का पोर्शन नजर आ रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर यहाँ प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑप्शंस आ रहा है, यहाँ पर देखें, सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक, मैकेनिकल डिफॉल्ट मैट्रिक और इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक। ये असल एक टेम्पलेट का नाम है। रैविट में जब भी हम कोई वर्क करेंगे तो वो टेम्पलेट के ऊपर वर्क करते हैं। अब टेम्पलेट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, प्लम्बिंग का हो या फिर आर्किटेक्चरल का हो। अलग अलग फील्ड के बंदे अलग अलग टेम्पलेट को यूज करते हैं। ऑटोकैड की तरह नहीं कि हमने एक फाइल ओपन किया और उस पर ही तमाम चीजें हमने बना दी। यहाँ पर हम टेम्पलेट का यूज करते हैं। तो बेसिकली आपसे अगर कोई पूछे कि टेम्पलेट होता क्या है, तो किसी भी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है रैविट में, ठीक है। जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट यूज करोगे तो आप टेम्पलेट को चूज करोगे, ठीक है। अब ये टेम्पलेट कहाँ पर होता है, मैं उसकी सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप अगर थोड़ा 2 दिन की क्लास के बाद आप कुछ इंस्टॉल करना चाहें रैविट तो आप उसको कर सको, उसके फीचर्स में प्रॉब्लम ना आए, इतना आप समझ सको। तो इस चीज को मैं यहाँ पर गाइड कर देता हूँ कि आप देखो, मैं आपको लेके चल रहा हूँ।
ड्राइव पे अपने आप रैबिट जब इंस्टॉल करते हो, अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, वो आप या तो साइट से देख कर लो या फिर आप कभी ज्वाइन करना चाहोगे तो वो आप किसी और से इंस्टॉल कर लो। नेट पे पड़ा हुआ रहता है, आपको तरीका भी पता चल जाता है कि किस तरह से आप रैबिट इंस्टॉल करते हो, वो आप देख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन के बाद क्या दिक्कतें आती हैं। तो आप जब इंस्टॉल करते हो रैबिट, तो इंस्टॉल करने के बाद आप देखोगे कि आपके सारे इंपॉर्टेंट फाइल सी ड्राइव में सेव हो जाते हैं। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट फाइल मिलेगा यहाँ पर, प्रोग्राम डेटा। क्लिक ऑन प्रोग्राम डेटा एंड सेलेक्ट ऑटोडेस्क। क्लिक ऑन ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क के बाद आपको जाना है यहाँ पर, देखें एक इंपॉर्टेंट फाइल आपको यहाँ पर मिलेगी, RVT 2017 एंड RVT 2019। मैं इसके बारे में कुछ बता दूं आपको कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑटोकैड रैबिट के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ऑटोडेस्क के भी ऑप्शन है, ऑटोकैड के भी ऑप्शन है। जो भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से मिस जो होंगे आपके पार्ट्स, वो ये फाइल मिस हो जाते हैं अक्सर इंस्टॉलेशन। मतलब यहाँ पर नाम तो दिख रहा है लेकिन इसके अंदर का जो फोल्डर है वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे मेरे पास 2019 इसलिए है और 17 इसलिए है कि मेरे पास रैबिट दोनों इंस्टॉल है, 2019 भी इंस्टॉल है और 2017 भी, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिख रहा है। आप अगर 2021 करते हो या 2020 करते हो तो आपको ये पता होगा, यहाँ पर दिखेगा 2020 या 2021। अब यहाँ पर आप क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जाते हो तो यहाँ इंपॉर्टेंट 3 फाइल्स आपको मिलेंगे, जो कि पहला है टेम्पलेट्स, दूसरा है लाइब्रेरीज और तीसरा है फैमिली टेम्पलेट्स। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको 10-15 मिनट का लास्ट में टाइम दूंगा, उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ लेना। अभी फिलहाल आप इसको समझ लो कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका रिकॉर्डेड सेशन जो होगा वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अभी यहाँ देखें हम, ये 3 इंपॉर्टेंट फाइल आपके पास होने जरूरी हैं। तो हमें यहाँ नाम तो दिख रहा है, फैमिली टेम्पलेट्स, लाइब्रेरीज और टेम्पलेट्स। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में हमें बात कर लेना है। पहले हम टेम्पलेट्स के बारे में बात करते हैं। टेम्पलेट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि टेम्पलेट्स जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको टेम्पलेट्स का यूज करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट्स के अंदर जाते हैं, तो टेम्पलेट्स के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, यूएस इंपीरियल, यूएस मैट्रिक। ये दोनों में ही टेम्पलेट्स हैं, चाहे आप यूएस इंपीरियल ओपन कर लो या यूएस मैट्रिक ओपन कर लो, इसके अंदर आपको टेम्पलेट्स ही मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये यूनिट डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब इसके यूनिट अलग होंगे, इसके यूनिट अलग होंगे। यहाँ पर यूएस मैट्रिक मतलब यहाँ मैट्रिक यूनिट पे काम होगा, इसे आप जब सेलेक्ट करोगे तो इसके अंदर सारी सेटिंग्स इंपीरियल यूनिट की होती है, ठीक है। अब आपको पता होगा यूनिट के बारे में कि 2 तरह की यूनिट होती है, मैट्रिक यूनिट और इंपीरियल यूनिट। अब आप सिलेक्ट करोगे टेम्पलेट कौन सी यूनिट के बिहाफ, किस डैम, क्योंकि देखो हर किसी के मेजरमेंट की बात करें, यूनिट्स की बात करें, अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस मेजरमेंट की, एरिया मेजरमेंट की, वॉल्यूम मेजरमेंट की, तो यानी ये सारे आते हैं डायमेंशन के अंदर। तो डायमेंशन में आप अगर इसको कैटेगराइज करोगे तो फीट और इंचेस में मेजरमेंट करना इंपीरियल यूनिट में आता है, और mm, सेंटीमीटर, मिलीमीटर अगर आप करते हो वो मैट्रिक यूनिट के अंदर आता है। तो अगर हमें टेम्पलेट चूज करना पड़े एज अ डायमेंशन, तो हम डायमेंशन के बेस पे यूज टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे कि भाई मुझे एरिया जो वहां पर मेंशन करना वो mm में करना है, या साइजेस जो होंगे वो सारे mm में या फीट और इंचेस में करना है, उस बेस पे हम यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक आता है, क्योंकि आगे जाएंगे तो ये सिर्फ डायमेंशन के ऊपर ही हमारा यूनिट डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमारे पास आगे जैसे हमने एचवीएसी पढ़ा होगा तो हम जानते हैं कि हमें एयर फ्लो कैलकुलेशन करना होता है। एयर फ्लो के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो CFM यूज किया जाता है और लीटर पर सेकंड यूज किया जाता है। तो CFM यूनिट जो है वो आपके डिपेंड करता है, CFM यूनिट जो है, जो आपका क्यूबिक फीट पर मिनट, ये यूनिट आपका इंपीरियल यूनिट होता है, और लीटर पर सेकंड जो होता है वो मैट्रिक होता है। लेकिन जब भी हम टेम्पलेट चूज करेंगे तो हम बेस्ड ऑन डायमेंशन पे चूज करेंगे कि हमें किस डायमेंशन पे काम करना है। अंदर की सेटिंग्स हम अलग से कर लेंगे कि अगर हमें फ्लो की सेटिंग्स मैट्रिक में चाहिए, इंपीरियल में चाहिए, वो हम एक इनर सेटिंग्स आती है टेम्पलेट्स के अंदर भी, वो हम बाद में कर सकते हैं प्रोजेक्ट करते दौरान।
लेकिन जब हम टेम्पलेट सिलेक्शन की बात करेंगे तो टेम्पलेट्स में हम यहाँ पर बेस्ड ऑन डायमेंशन पे ही काम करेंगे। तो अक्सर जो ज्यादातर काम होता है वो पे काम होता है, तो हम लोग सिस्टम मैट्रिक में जाकर टेम्पलेट्स को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स आपको नजर आ रहे हैं। पहला टेम्पलेट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक, मैकेनिकल डिफॉल्ट मैट्रिक, प्लम्बिंग डिफॉल्ट मैट्रिक। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्लम्बिंग डिफॉल्ट मैट्रिक के ऊपर प्लम्बिंग का काम होना है, इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिकल का काम होना है, मैकेनिकल डिफॉल्ट मैट्रिक के ऊपर मैकेनिकल का काम होना है। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा टेम्पलेट है जो कि नाम से नहीं पता चल रहा, जैसे सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक, तो ये यहाँ पर बताएगा कि इसके अंदर जो काम हो रहा है वो MEP के ऊपर काम हो रहा है। तमाम मतलब कंबाइन आपको काम करना है, जिसमें इलेक्ट्रिकल का भी काम हो जाए, मैकेनिकल का भी काम हो जाए। डिफॉल्ट आपको एक टेम्पलेट चाहिए, आपको अपने से टेम्पलेट क्रिएट करना ना पड़े, तो उस जगह पर आप क्या करोगे, सिलेक्ट मैट्रिक टेम्पलेट। ठीक है, आपके क्वेश्चन जो है वो आप रेज कर रहे हैं हैंड, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। क्योंकि वो टाइम थोड़ा कम है, तो आप इसे पहले जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ लो। ठीक है, इसके बाद जो 10-15 मिनट बचेगा लास्ट का, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब यहाँ से देखें, यहाँ से डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स आपको मैंने दिखा दिए। ये यहाँ पर होने जरूरी है, अगर ये मिस हो जाते हैं तो मिस हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं से ये टेम्पलेट लेने होंगे, मतलब जिसके पास ये टेम्पलेट अवेलेबल है उससे लीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिए। तो ये तरीका हो गया यहाँ पर टेम्पलेट्स का। अब आ जाता है अगला जो इम्पोर्टेंट है, वो लाइब्रेरीज होता है। लाइब्रेरीज में क्या होता है, यहाँ पर 3D ब्लॉक्स हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर हमें HU यूज करना है तो HU के ब्लॉक यहाँ पर बने हुए मिलेंगे हमें। हमें यहाँ पर हमें चिलर यूज करना है तो चिलर का ब्लॉक मिल जाएगा। एयर टर्मिनल, डिफ्यूजर, ग्रिल यूज करना है, जो भी टाइप का डोर यूज करना है, विंडो यूज करना है, उनके टेम्पलेट्स हमें यहाँ पर मिल जाए, उनकी फैमिलीज हमें यहाँ मिल जाती है, टेम्पलेट्स नहीं। यहाँ भी डिफाइन किया गया है यूएस मैट्रिक, यूएस इंपीरियल में। आप अंदर जाएंगे तो देखें यहाँ पर डोर है, डक्ट है, इलेक्ट्रिकल है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर इसके अंदर प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, कि हमें जो रैविट के ऊपर यूज करना है तो हमें बनाना ना पड़े, हमें 3D मॉडल बना बनाया मिल जाए। तो ये पार्ट्स है जो कि हम डिफॉल्ट सेटिंग में आता है। जब भी रैविट इंस्टॉल करते हैं तो ये वाली सेटिंग्स आप में होनी चाहिए, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते, इसे ना इसके बिना आप सीख सकते हो रैविट, इसका होना जरूरी है। अब इसके अलावा भी मैं आगे जब कभी आप क्लास करोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लाइब्रेरीज क्या रैविट के पास ही होती हैं, वही यूज करना है, या हम कहीं और से भी ले सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल बातें हैं जो कि यहाँ पर अभी इतने कम समय में टाइम में नहीं मैं बता सकता। मैं आपको बेसिक ही बता पा रहा हूँ कि आपको जो इसका पता चल जाए कि इस तरीके से काम होता है। तो चलिए मैं अभी आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ कि रैविट जब आप स्टार्ट करते हो तो कैसे स्टार्ट करते हो। तो पहला ऑप्शन ये है कि हमें टेम्पलेट चूज करना पड़ता है। अब टेम्पलेट यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट। आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। ऐड करने का ऑप्शन कैसे है, फाइल में जाना, यहाँ से ऑप्शन में जाकर फाइल लोकेशन में जाकर यहाँ से ऐड का ऑप्शन आता है। जैसे मुझे इलेक्ट्रिकल हटाना है, मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से रिमूव कर दिया, और ऐड करने पर फिर से आपको वही पाथ ऑप्शन यूज करना है, सी ड्राइव। अगर उस पाथ से आप कहीं और चले गए हो, अगर उसी जगह पर हो तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप देखो ये अभी क्या, इसने ऐड करने पर आप किस जगह पर आ रहे हो, किसी दूसरे लोकेशन पर ले आया। तो मुझे उस लोकेशन पे जाने के लिए वही फॉलो करना होगा, सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क के बाद RVD 2019 एंड देन टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स के बाद यूएस मैट्रिक्स। और यहाँ पर आपको जो भी टेम्पलेट्स आप उठाना है आप यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल तो हटा दिया था, प्लम्बिंग में उठा लेता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ देखिए प्लम्बिंग से ऐड हो गए। तो इस तरीके से हमें ऐड करने होते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें होता है, रैविट पे काम करना होता है, वो लिंक मेथड यूज करना होता है। लिंक मेथड इसलिए यूज करना होता है कि क्लाइंट की तरफ से हमें जो बिल्डिंग मिलती है वो क्लाइंट जो है आर्किटेक्चरल पार्ट वो अपने टेम्पलेट पे बनाता है, और कभी भी हम वो उसके टेम्पलेट पे हम अपना काम नहीं कर सकते। उसका टेम्पलेट डिफॉल्ट होता है या आर्किटेक्चरल टेम्पलेट होता है, और मुझे काम करना है मैकेनिकल पे या प्लम्बिंग पे या सिस्टम पे, तो मैं उसके टेम्पलेट को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। क्लाइंट की तरफ से जो भी फाइल मिलती है, सपोज मैं अभी क्लाइंट की तरफ से अगर मिली हुई फाइल को उठाता हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे,
कि मेरे पास एक मॉडल है पड़ा हुआ ई ड्राइव में, मैंने यहाँ से आर्किटेक्चरल पार्ट यहाँ से उठा लिया। ये क्लाइंट की तरफ से ये आर्किटेक्चरल पार्ट हमें मिला, तो ये क्लाइंट ने दिया और यहाँ पर मैंने 3D में देखा, ये क्लाइंट की तरफ से ये फाइल मिली, मैंने यहाँ से फाइल को अभी ओपन कर लिया। लेकिन इस फाइल पे हम कभी डायरेक्ट काम नहीं करते, प्रोसेस नहीं है, इंडस्ट्री में ऐसा काम नहीं होता कि हम ये जैसे ऑटोकैड में होता है कि ऑटोकैड की फाइल आई और डायरेक्ट हम उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, सेव एज नए नाम से HVAC लेआउट, प्लम्बिंग लेआउट के नाम से सेव किया, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम इस फाइल को यूज नहीं करेंगे, इसे एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। तो एज अ रेफरेंस यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें अपने टेम्पलेट को ही ओपन करना होता है। जैसे मैंने सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट ओपन कर दिया। अब ये पहला स्टेप है कि आप इंडस्ट्री में जाते हो तो रैविट में क्लाइंट की तरफ से जब वो मॉडल मिलता है तो आप पहला स्टेप होता है कि हमें कौन सी सेटिंग करनी होती है। अब इससे पहले तक जो मैंने सारी बातें बताई थी वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस बताई थी और आपको वजह बताई थी कि कंपेयर करके दिखाया था। अब जो है होगा वो स्टार्ट हो गया कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है इंडस्ट्री में। तो जब भी कभी क्लाइंट की तरफ से हमें वो फाइल प्रोवाइड की जाती है तो हम पहले अपने टेम्पलेट को सेट करते हैं कि मुझे कौन से टेम्पलेट पे काम करना है। ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ प्लम्बिंग पे काम करना चाह रहा हूँ तो सिर्फ प्लम्बिंग उठाऊंगा, अगर मुझे तीनों पे काम करना है तो मैं, ऐसा होता नहीं है इंडस्ट्री में, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा एक साथ तीनों पे काम करे। सबके लिए वो बंदे को ही हायर किया जाता है जिनमें जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो। जिसने इलेक्ट्रिकल पे ज्यादा वर्क किया है तो वो इलेक्ट्रिकल पे काम करेगा, जिसने जो प्लम्बिंग में अच्छा है वो प्लम्बिंग पे काम करेगा। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, काम बहुत ज्यादा होता है, एक ही बंदे को सारा काम दे दिया जाएगा तो काम पूरा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बांट दिया जाता है, वर्कलोड जो होता है वो बैलेंस कर दिया जाता है कि तुम्हारे लिए इतना है, तुम इसी पे काम करो। तो यहाँ पर एक ही HVAC का ही अगर प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है उस पे HVAC के 5 बंदे हैं तो प्लम्बिंग के 5 बंदे काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट पे, इलेक्ट्रिकल के 5 बंदे काम कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही बंदा तीनों काम कर सके? तो ऐसा नहीं होता है। खैर, मैंने एक टेम्पलेट उठा लिया। अब आपको क्या करना होता है, टेम्पलेट उठाने के बाद आप किसी भी, यहाँ देखें एक ऑप्शन नजर आ रहा है प्रोजेक्ट ब्राउजर, ठीक है। इस प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर आपको यहाँ पर डिसिप्लिन मिलेगा और व्यूज मिलेगा। व्यूज क्या होता है, अभी जैसे मैंने ऑटोकैड में आपको दिखाया कि आप टॉप व्यू से कोई चीज देखना चाह रहे हो वो फ्लोर प्लान में आता है, 3D में देखना चाहते हो तो 3D व्यू में जाना होगा, एलिवेशन में देखना चाहते हो तो ईस्ट एलिवेशन बिल्डिंग देखना चाहते हो, नॉर्थ एलिवेशन बिल्डिंग देखना चाहते हो या साउथ एलिवेशन की बिल्डिंग देखना चाहते हो, किस तरफ से देखना चाहते हो उस पर आप डबल क्लिक करके आप उस साइड व्यू को देख सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास सिर्फ एलिवेशन नजर आ रहा है, कोई बिल्डिंग नहीं है क्योंकि हमने बिल्डिंग को अटैच नहीं किया है। तो हमें क्या करना होता है कि क्लाइंट की तरफ से जो बिल्डिंग मिलती है, मैं फिर से चला जाता, फिर से वो फाइल ओपन कर रहा हूँ जो कि क्लाइंट की तरफ से जो बिल्डिंग मिली है, तो आप देखोगे क्लाइंट की तरफ से जो मॉडल मिला है ये प्लान व्यू है। प्लान व्यू कौन सा प्लान व्यू है भाई? अपर ग्राउंड फ्लोर ये है, कार पार्किंग का प्लान ये है, फर्स्ट फ्लोर पे डबल क्लिक किया तो ये है और सेकंड फ्लोर का पार्ट ये है। 3D में गए, डबल क्लिक किया तो 3D व्यू नजर आ गया और एलिवेशन पे गए, ईस्ट के साइड से देखा तो बिल्डिंग का ये व्यू नजर आ रहा है, वेस्ट के नॉर्थ के साइड से बिल्डिंग का ये व्यू नजर आ रहा है। तो ये सब सारे एलिवेशन है यानी साइड व्यू है। तो यहाँ पर पहले से एक क्लाइंट ने या आर्किटेक्ट ने डिफाइन कर रखा है अपना लेवल कि भाई फर्स्ट फ्लोर यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड फ्लोर का लेवल ये है, थर्ड फ्लोर का लेवल ये है, सेकंड फ्लोर ये है, टेरेस ये है, मल्टी लेवल ये है। तो मुझे क्लाइंट के लेवल को ही फॉलो करना होता है, मुझे कभी भी अपने लेवल्स को फॉलो नहीं करना होता। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं फिर अपने ऑफ फ्लोर सिस्टम टेम्पलेट पे चला जाता हूँ। तो मुझे भी नजर आ रहा है कि मैं जब एलिवेशन पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ लेवल्स नजर आ रहे हैं, मगर मेरे ये लेवल्स कोई काम के नहीं है क्योंकि मुझे क्लाइंट्स के लेवल को फॉलो करना है। तो मैं अपने लेवल्स को पहला काम करूंगा कि डिलीट कर दूंगा और उसके बाद मैं इंसर्ट में जाते हुए लिंक रैविट का ऑप्शन आता है। जो क्लाइंट की तरफ से मॉडल मिला है उसे एज अ रेफरेंस, यानी रेफरेंस के लिए हम सिर्फ लिंक करेंगे कि कोई रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। आपके पास नीचे का पैटर्न डेसी नहीं होगा तो आप काम किस पे करोगे? लेकिन काम आप उस फाइल में नहीं करोगे, काम अपने फाइल में करोगे, उसको उस पार्ट को सिर्फ एज अ रेफरेंस आप लिंक करोगे। तो क्या है यहाँ पर लिंक रैविट पे जाते हुए
आपको वो प्रोजेक्ट पे जाना होगा ई ड्राइव, और जहाँ पर आपका पार्ट है, क्लाइंट ने जो मॉडल दिया है वो आपने जहाँ सेव कर रखा है, उस पार्ट को लेके आर्किटेक्चरल मॉडल को उठाते हुए आप ओपन करोगे। यहाँ पर पोजीशनिंग का ऑप्शन आता है। पोजीशनिंग पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में काम हो जाएगा, लेकिन अभी इस पे मैं कवर नहीं कर रहा। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैंने पोजीशनिंग ओरिजिन टू ओरिजिन रखा है। ओपन कर लीजिए। अब आप जब ये बिल्डिंग पे आते हो तो आप देखो यहाँ पर आपके ये लेवल्स आ गए, मगर आप इस बिल्डिंग के साथ कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इस बिल्डिंग में कोई आप अपने तरफ से कोई चीजें ऐड नहीं कर सकते। ये एज अ रेफरेंस है। सिर्फ आप 3D में भी जाओगे तो ये सिर्फ रेफरेंस की तरह से दिखेगा ये बिल्डिंग आपको, ठीक है ना। आप अब मैंने जब एलिवेशन डिलीट किया था तो मेरे सारे फ्लोर प्लान्स और सीलिंग प्लान्स भी डिलीट हो गए। तो मुझे क्या करना होगा कि क्लाइंट के लेवल्स को कॉपी करना होगा। मतलब यहाँ से क्लाइंट की तरफ से जो लेवल दिया गया है वो लेवल्स मैंने तो डिलीट कर दिए अपने लेवल्स, लेकिन मुझे तो लेवल्स चाहिए ना। जब तक लेवल्स नहीं होंगे तो मेरे पास फ्लोर प्लान्स नहीं आएंगे, और फ्लोर प्लान्स नहीं आएंगे तो यहाँ पर मैं काम किस पे करूंगा? 3D पे तो काम होगा नहीं डायरेक्ट, मुझे प्लान व्यू चाहिए होगा। तो प्लान व्यू के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगला स्टेप होता है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट में एक ऑप्शन आता है कॉपी मॉनिटर। कॉपी मॉनिटर में आप इस पार्ट को सिलेक्ट करोगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसे आप इस मॉडल पे सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, एंड देन कॉपी मल्टीपल, और सिर्फ इस लेवल्स को सिलेक्ट करोगे, बिल्डिंग को सिलेक्ट नहीं करना। और करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मल्टीपल फिनिश। और मल्टीपल फिनिश के बाद एक ऑप्शन ऊपर में आता है फाइनल फिनिश। आप देखें यहाँ पर आप इसको जब ड्रैग करेंगे तो आपको ये नजर आ रहा है, क्योंकि क्लाइंट ने जो काम किया हुआ था वो आपका फीट और इंचेस में दिया है, लेकिन आपके टेम्पलेट जो है वो टेम्पलेट है, में काम हो रहा है। तो वो सारे जो कॉपी हुआ है एज अ रेफरेंस जो था हमारा लेआउट मॉडल, उससे हमने कॉपी कर लिया अपने लेवल्स को, तो वो सारे में कन्वर्ट हो गए। मतलब 12 फीट चेंज का मतलब हो गया 3810 25 फीट का मतलब हो गया इतना 37 फीट चेंज का मतलब हो गया इतना तो ये सारे ही ऑप्शन में उसने कन्वर्ट कर लिए। अब जब भी हम कॉपी मॉनिटर के थ्रू कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब वहां से एक्सट्रैक्ट करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स में ले आते हैं, तो वो जाके एक स्पेसिफिक पाथ में, यानी व्यू के अंदर, प्लान व्यू के अंदर सेव हो जाता है। तो यहाँ पर आप प्लान व्यू में फ्लोर प्लान पे जाएंगे, और यहाँ से इन सब को सिलेक्ट करते हुए ओके करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्लोर प्लान्स के ऑप्शंस आपके अवेलेबल आ गए। अब आप किसी भी अपर ग्राउंड फ्लोर पे, टेरिस पे जाकर अपना काम कर सकते हो, क्योंकि मुझे रेफरेंस चाहिए था ना। मैं इस बिल्डिंग में तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ये नहीं है, मैं राइट नहीं है कि मैं इसमें कुछ काम कर सकूं, क्योंकि ये क्लाइंट की तरफ से दिया गया है। तो मैं इसमें एज अ सिर्फ रेफरेंस यूज कर सकता हूँ, और कल को अगर कोई चेंजेस होता है तो वो मॉडल अपडेट करके वो फिर से दोबारा भेज देंगे, और वो जो दोबारा भेजेंगे तो हमारे यहाँ भी चेंजेस हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स होती हैं जो कि आपको धीरे धीरे पता चलेगी। मैं सिर्फ एज अ रेफरेंस आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से ये पहला स्टेप होता है कि हमें काम करना होता है। अब इसमें अगला स्टेप होता है जो हमारा, जैसे सीलिंग प्लान, तो व्यू के अंदर ही हमारा सीलिंग प्लान होता है। सीलिंग प्लान में एडिट टाइप में जाते हुए हम टेम्पलेट डिफाइन कर देते हैं कि हमें कौन से टेम्पलेट पे काम करना है, मैकेनिकल सेलिंग लेना है, इलेक्ट्रिकल सेलिंग लेना है, कौन से सेलिंग लेना है, उसे ओके करते हुए ओके एंड देन सेलेक्ट ओके। तो यहाँ पर देखें सेलिंग प्लान का भी टेम्पलेट आपके पास ये ऐड हो गया। ठीक है, तो ये फ्लोर प्लान और सेलिंग प्लान है। सेलिंग प्लान क्या होता है मैं इसको भी थोड़ा बताता चलूं। ये सेलिंग प्लान वो सेलिंग प्लान होता है जहां पर आपका फॉल सेलिंग ऐड होता है। जो आपके स्लैब के बीच और दूसरे के बीच एक सेलिंग यूज होता है, उसे हम कहते हैं फॉल सेलिंग, जिसके अंदर हमें जो पार्टीशन होता है, आप देखते होंगे कि कहीं पर आप गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि लाइट लगा हुआ है, वहां पर लाइटिंग फिक्चर्स है, डिफ्यूजर्स लगे हुए हैं। उस जगह पर जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उसको हाइड करने के लिए अंदर में सर्विसेज चलाई जाती हैं, और वो हाइड हो जाए, बीच में आपको फॉल सीलिंग पार्टीशन लगाई जाती है। तो यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग पार्टीशन आपको देखने को मिल रहा है। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हम इस तरीके से अपने इस पे पार्ट को ऐड करते हैं। तो मैं अब ये इसके ऊपर आपको मैं एज इसको कंट्रोल एस करना है, कंट्रोल एस करके मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ आपके नाम, न्यू नेम से, फोल्डर में वेब
Revit डेमो के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर मैंने बनाकर इसे सेव कर वेब MVP क्यों आगे का काम जो है हम इसे इसी प्रोजेक्ट पे आपको समझाना है मुझे, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप्स हुआ। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम इसमें स्पेस एंड जोनिंग क्रिएट करते हैं। स्पेस एंड जोनिंग क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा है अभी यहाँ पर कि ये आर्किटेक्ट की तरफ से ये स्पेस मीटिंग रूम है, कौन सा वर्क स्टेशन है, कौन सा लॉबी है, यहाँ पर कुछ नहीं पता चल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाना होगा, सिलेक्ट एंड देन डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट व्यू डिटेलिंग। डिटेलिंग के साथ मुझे डुप्लीकेट फोल्डर करना पड़ता है। अब ये इसकी भी बहुत बड़ी वजह है कि मैं कहाँ पर डुप्लीकेट कर सकता हूँ, कहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। ये एक दिन की क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप नया एक फोल्डर खुद से क्रिएट कर सकते हो अगर आपको डिफरेंट टाइप के फोल्डर चाहिए उसी ग्राउंड फ्लोर पे। जैसे मैं चाह रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर मेरा सेपरेट हो और एक ग्राउंड फ्लोर मैं अलग डिटेलिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया और इस पे नाम दे दिया स्पेस, कि मैं एज अ स्पेसिंग के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो मैंने स्पेस लिया और स्पेस लेकर मैं इस जगह पर व्यू टेम्पलेट्स को डन कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर एनालाइज के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्पेसिंग का, स्पेस एंड जोन। तो ये वाले ऑप्शंस को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे यूज होता है। जब भी आप रेविट स्पेस लगाना चाहो तो उससे पहले आप मॉडल को सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जाकर आप यहाँ पर रूम बॉन्डिंग को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसे रूम बॉन्डिंग अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये रेविट को पता नहीं चल पाएगा कि स्पेसिंग में बाउंड्री कहाँ कहाँ पर हमें लगानी है। अब आप स्पेस पे जाओगे और स्पेस पे एक एक करके आप स्पेस क्रिएट कर सकते हो। अब साथ में यहाँ पर अपर लिमिट का ऑप्शन आता है, ये ऐसा वॉल्यूम आता है कि जो आप की फॉल सीलिंग का रेंज है, जहां पर आपकी फॉल सीलिंग लगी हुई है। सपोज आपने फॉल सीलिंग 2400 पे लगा रखा है, क्लाइंट ने दे रखा है, तो वो आपने यहाँ पर ऑफसेट देना है कि अपर लिमिट हमें 2400 पे, यानी वॉल्यूम डिसाइड कर रहे हैं कि पूरा आपका लेंथ एरिया तो यहाँ पे डिफाइन हो ही जाएगा लेंथ और इनटू विड्थ में, साथ में अपर लिमिट अगर आप दोगे तो साथ में वॉल्यूम भी डिफाइन हो जाएगा। इससे क्या होगा, कल को अगर हीट लोड कैलकुलेशन वगैरह रैविट पे निकालना पड़े आप निकाल सकते हो। तो लेकिन रैविट पे निकलता नहीं है हीट लोड, अभी इंडस्ट्री यूज नहीं कर रही है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शंस है कि आप रैविट के अंदर ही डायरेक्ट हीट लोड कैलकुलेशन रिपोर्ट निकाल सकते हो, लेकिन रैविट इंडस्ट्री अभी यूज नहीं कर रही। इंडस्ट्री सारा मैनुअल पे या फिर आपको हैप पे यूज कर रही है। तो आप इसे 1 by 1 भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली प्लेस कर सकते हो सारे को। तो ये देखिए ये सारे में आपने स्पेसिंग हमने लगा दिया। अब स्पेस तो लग गया, लेकिन सब में स्पेस 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 ही नाम है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्पेस नेमिंग का एक ऑप्शन आता है, स्पेस नेमिंग को कन्वर्ट कर दूंगा रूम नंबर से, मतलब जो क्लाइंट ने रूम नंबर डिफाइन कर रखा है उसे मैं स्पेस से कन्वर्ट कर दूंगा। ओके करूंगा तो यहाँ देखें टॉयलेट 1, टॉयलेट 2, कैफेटेरिया, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो क्लाइंट की तरफ से, जो आर्किटेक्ट ने हमें डिफाइन करके दिए थे वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये फायदा है कि हमें खुद से दोबारा से डबल क्लिक करके हमें बनाना नहीं पड़ा, नाम यूज नहीं करना पड़ा। जो क्लाइंट ने दिया था मैंने स्पेस लगाया और डायरेक्ट स्पेस नेमिंग कर दिया। अब कितनी आसानी से स्पेस लग गया, 1 by 1 नहीं किया, ऑटोमेटिकली कर लिया, स्पेस नेम को भी एक बार में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस नेम के हिसाब से मैं यहाँ पर कलर कोडिंग कर लूँ। तो कलर कोडिंग के लिए आप देखोगे यहाँ पर कलर स्कीम का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर पहले से ही स्पेस में अलग अलग कलर डिफाइन कर दिया गया है कि C1 में ये होगा, कैफेटेरिया में ये कलर होगा। अगर आपको कलर कुछ दूसरा चाहिए तो आप सिलेक्ट करके यहाँ से चूज कर सकते हो, अप्लाई कर लो और यहाँ से एक ऑप्शन आता है कलर फिल लीजेंड, सिलेक्ट करो और यहाँ से स्पेस ओके। ये देखिए सारे रूम्स में अलग अलग कलर्स बन गए और आपके यहाँ पर कलर के लीजेंड आ गए। ये कलर C1 के लिए है, ये कलर C2 के लिए, ये कैफेटेरिया के लिए, ये कलर्स यहाँ पर मिल गए। अब हमें यहाँ पर जोन क्रिएट करना होता है। जोन किस लिए क्रिएट करना होता है, जोन के अलग अलग
वजह होता है कि जोन अलग अलग जरूरत के हिसाब से या फिर कंडीशन के हिसाब से यूज किया जाता है। मैं जो यहाँ पर जोन बता रहा हूँ आपको, सपोज मुझे ऑफिस 1, ऑफिस 2, ऑफिस 3 और केबिन 1, केबिन 2, केबिन 3 और पैसेज एरिया, इन सबको एक ही यूनिट से कंबाइन कूलिंग करनी है। मतलब मुझे सेपरेट यहाँ पर यूनिट नहीं लगाना है, इन सब के लिए एक यूनिट लगाना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनका एक जोन बना दूँ। तो मैं इसका जोन बनाऊंगा, ऐसे सिलेक्ट करूंगा और जोन में यहाँ पर नेम में डिफाइन करूंगा ZONE जोन 1 एंड देन सॉरी जोन यहाँ पर 1 और इस जगह पर आप ऐड स्पेस को 1 2 3 4 5 और इसे इन सबको सिलेक्ट कर लें और फिनिश कर दें। आप देखें इनका एक जोन कंप्लीट बन गया। अब आप यहाँ पर जाकर एनोटेशन से जाकर टैग लगा सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन जो है यहाँ से टैग लगाकर ये ऑप्शन हो गया हमारा जोन 1 और इस जगह पर सिलेक्ट करते हुए आप इसमें लेडर एरो को 15 डिग्री के एंगल पे सिलेक्ट कर लें, इसमें ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये जोन 1 है। अब जोन 1 में मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ये आपस में इंटरसेक्ट दिख रहा है, लेकिन कर्सर हटा रहा हूँ तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है विजिबिलिटी ग्राफिक्स, BG प्रेस करके आप मॉडल कैटेगरीज में जाकर यहाँ पर एक जोन का ऑप्शन आएगा। देखिए जोन Z मैकेनिकल में, यहाँ पर मैकेनिकल के अंदर HVAC जोन और यहाँ रेफरेंस लाइन को आप चेक कर लो। यहाँ पर आपको ये सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख जाएंगे कि ये आपस में कनेक्ट है, मतलब ये एक जोन है। अब आप दूसरे जगह दूसरा जोन यूज करना चाह रहे हो, जैसे कि फिर आप एनालाइज पे जाकर जोन क्रिएट करना चाहते हो, तो आप अगर मुझे ये वाले ऑप्शंस को यूज करना, कॉरिडोर और वर्क स्टेशन एक जोन में, मैंने इसको दूसरा जोन ले लिया। फिर आपको टॉयलेट 1 टॉयलेट 2 आपके एक जोन में, इसको तीसरा जोन सब कंसिडर कर लिया। मीटिंग रूम अलग जोन, इसके लिए मैं सेपरेट यूनिट लगाना चाह रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम अलग जोन, इसके लिए मैं सेपरेट यूनिट लगाना चाह रहा हूँ। मीटिंग रूम 1 भी अलग मैंने ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर सेपरेट यूनिट लगाना है। स्पेस जो कॉरिडोर का है वो मैंने ले लिया, ये आपका अलग और यहाँ पर ये आपकी अलग, ठीक है ना। इसी जगह पर आपका देखिए स्टेयर केस है, लॉबी है, इन सब में आप अलग अलग जोन की स्टेयर लॉबी को एक में ले लिया हमने और फिर स्टेयर और लॉबी एक में ले लिया, ठीक है ना। एक जोन क्रिएट कर लिया। तो ये सारे जोन क्रिएट करने हैं और उसके बाद हमें एनोटेशन में जाकर टैग लगा लेना होता है कि आपका ये वाला ये जो पार्ट है ये जोन नंबर 4 है, ये हिस्सा जो है यहाँ से आप आगे आओगे ये जोन 5 है, ये आपका जोन, वो खुद से एक्सेप्ट कर जाएगा, नंबरिंग वो उसने खुद ले लेना है, आपको इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है जोन। इस तरह से हम सारे अलग अलग जोन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जोन कभी आपने बनाया या आप कभी इंटरव्यू में गए तो ये हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लाइंट की तरफ से आता है कि वो कोई भी मॉडल आपको ओपन करके दे देंगे, काम करवाएंगे नहीं, उनका काम किया हुआ है, वो कहेंगे थोड़ा सा पार्ट पे हमें काम करना है। उनका पहला क्वेश्चन होगा ओपन XYZ जोन। अब जोन 10 फ्लोर की बिल्डिंग हो सकती है, 20 फ्लोर की बिल्डिंग हो सकती है जो आपको दिया गया है। अब उसमें हर फ्लोर पे अलग अलग जोन है और एक फ्लोर पे 10-10 जोन है, 20-20 जोन है, तो आप हर फ्लोर पे कितने जोन को तलाश करोगे। और उन्होंने क्वेश्चन में उसने नाम दिया है कि ओपन XYZ जोन, कोई भी एक जोन का नाम है उसे ओपन कीजिए and then start to work with duct and terminals etc, कुछ भी वो उसने क्वेश्चंस दे दिया। तो आप क्या उसमें आपको तो पहला क्वेश्चन है कि वो आगे का पोर्शन तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे डक से कनेक्ट करना है, कैसे काम करना है, लेकिन आप जोन को ही नहीं ढूंढ पा रहे हो क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं अगर यहाँ पर ये चीज हाइड कर दूं और मैं किसी भी फ्लोर पे चला जाऊं तो आप एक एक करके कितना जोन तलाश करोगे। तो इसके लिए आपके लिए आसान तरीका है कि आप किसी भी फ्लोर पे हो, आप यहाँ पर राइट क्लिक पर एक ऑप्शन आता है ब्राउजर और सिस्टम ब्राउजर, सिस्टम ब्राउजर के अंदर जोन सेलेक्ट कर लेना, जितने भी जोन एक्टिवेट होंगे ना वो यहाँ पर उसके नेम आ जाएंगे। तो आपको जो भी नाम वो बता रहा होगा वो नाम आप यहाँ से ढूंढ लोगे। जैसे मुझे अभी अगर जोन नंबर 5 ढूंढना है तो मैं जोन नंबर 5 सेलेक्ट करूंगा तो ये यहाँ पर
जोन नंबर 5 दिखा रहा है क्योंकि मेरा अपर ग्राउंड फ्लोर है। अगर मैं टेरिस पे होता तो ये अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करो, यहाँ पर नजर नहीं आ पाएगा। तो आप क्या करोगे, किसी पे भी साइड क्लिक करो, राइट क्लिक करो, शो कर दो, तो आपको उसी जोन पे वो उठाकर लेके चला जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जोन नंबर 4 है और ये एरिया है, यहाँ पर मुझे काम करना है। और काम जो होगा वो आगे का जो प्रोसीजर होगा वो स्टेप्स आपको पता होना चाहिए काम करने का, तो वो आप स्टार्ट कर लोगे। तो ये सारे सिस्टम्स होते हैं जो हमें धीरे धीरे सीखने होते हैं। तो अब देखा यहाँ पर कमांड्स बहुत सारे हैं रैबिट्स में, जो कि मैं अब आज का सेशन मैं यहीं पर अभी क्लोज कर रहा हूँ। आपके ये होंगे, आप डॉट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ लें। बाकी नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ी सी और मॉड सर्विसेज के बारे में बता दूंगा कि डक्ट कैसे ड्रॉ होता है, टर्मिनल्स कैसे लगता है। हालांकि 2 दिन की क्लास में आपसे ये नहीं होगा क्योंकि इसमें काफी मेहनत की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा जिससे आप हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत खुद से कुछ काम कर सको। लेकिन प्रॉपर सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा रैबिट के ऊपर, ठीक है ना। या तो आप इतने मतलब खुद से सारी चीजें कर सकते हो तो आप खुद से कर लो, नहीं तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो गाइडेंस के लिए फिर आपको कंफर्ट डिजाइन से, आप मर्जी आपकी आपकी जहां से भी आप करते हो, या तो आपको नंबर कंफर्ट डिजाइन का है तो कंफर्ट डिजाइन से आप कांटेक्ट में रहो और फिर आप आगे की जो प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करो। तो आज के लिए इतना है, बाकी आप अपने जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। एक मिनट वेट, मैं आपको एक्सेस देता हूँ, एक मिनट। हाँ तो यहाँ पर ना अलाउ नहीं है कि, असल क्या है कि बहुत ज्यादा शोर होने लगता है, इस वजह से आप ना अपने डिस्कशन जो भी आपके डाउट है ना वो आप चैट में लिखें, ठीक है ना। आप चैट में जो भी डाउट है उसका जवाब मैं चैट पे देता हूँ, आप क्वेश्चन पूछ लो, मैं आंसर डायरेक्ट दे दूंगा, चैट पे नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट जवाब दे दूंगा। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैसेज डालो एक एक करके, क्योंकि क्या है रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से रिकॉर्डेड सेशन खराब हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको प्रोवाइड की जाएगी तो आपको भी चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। प्लीज टेक्स्ट मी। जरूरी नहीं है किसी को प्रॉब्लम है। हाँ एक ने सवाल किया, कुलदीप वर्मा, उन्होंने सवाल किया है रैबिट सॉफ्टवेयर के लिए कितना टाइम लगेगा। रैबिट सॉफ्टवेयर के लिए देखिए टाइम जो लगेगा आपके 235 क्लासेस में कंप्लीट हो जाता है सेशन, लेकिन 30 डिपेंड करता है कि 35 क्लासेस कितने दिन में एग्जीक्यूट हो, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है, अल्टरनेट क्लास है तो आप डबल कर दें, 70 क्लासेस हो गए, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से वो सारी चीजें चलेंगी। और यहाँ पर रैबिट को आपको मैं सीखने के लिए मैं बता दूं कि रैबिट में सिर्फ सीखने से मतलब नहीं है, सिलेबस ये जो मैंने टाइम दिया है वो सिलेबस का बताया, ड्यूरेशन ऑफ सिलेबस कंप्लीट, कि आपकी स्टार्टिंग से इतने टाइम लगेंगे आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए उससे और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मतलब आपको अगर आप साथ साथ अच्छे से काम कर रहे हो, रोज 3 घंटा 4 घंटा रैबिट पे काम कर रहे हो, तब तो ठीक है, मतलब ठीक है 2 महीने में आप बहुत अच्छा खासा गेन कर लोगे।
लेकिन फिर भी आपको टाइम देना होगा, क्योंकि आप रैविट के ऊपर अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है आज के टाइम में। नॉन टेक्निकल बंदा भी ना, जैसे मैं जो पर्सनली जानता हूँ कि एज अ टेक्निकल बंदा जो है वो 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद 40,000 रुपए कमा रहा है, और रैविट पे नॉन टेक्निकल बंदा 4 साल 5 साल पे 80,000 रुपए एमएनसी कंपनी में घुस के कमा रहा है, मतलब एमएनसी कंपनी में चला गया है और नॉन टेक्निकल है, मतलब वहां पर एज अ डिजाइन इंजीनियर के बेस पे नहीं गया है, वो रैविट मॉडलिंग के बेस पे गया है। तो काम तो उसको सैलरी ज्यादा मिल रही है, क्योंकि काम ज्यादा है रैविट के ऊपर। काम ज्यादा है तो वो जितना आपसे काम लिया जाएगा पेमेंट आपको उसी हिसाब से दिया जाएगा। और चूंकि सारा काम एमएनसी का है रैविट के ऊपर, तो एमएनसी कंपनी जो है वो बाहर से जो प्रोजेक्ट उठा रही है और बाहर का काम कर रही है, तो वो बहुत अच्छा पेमेंट ले रही है। आपको लग रहा है कि आपको यहाँ जो पे किया जा रहा है 80,000 90,000 वो बहुत कम है, अगर यही काम वो इंडिया से बाहर करवाते हैं, क्यों इंडिया में वो दे देते हैं, डिजाइनिंग नहीं देते हैं, ड्राफ्टिंग या मॉडलिंग इंडिया वाले को दे देते हैं। वजह यह है कि सेम काम है, रिस्क नहीं होता इसमें, इसमें रिस्क नहीं होता। इसमें आपको क्या होता है, गाइड किया जाता है और आपका अपना एक्सपीरियंस जो है मॉडल का बनाने का वो आपको टाइम पे सबमिट करना होता है। तो मगर क्या है कि ठीक ठाक रेट मिल जाता है, जिस वजह से काम होता है। और लोगों ने जो और टू गॉड ये क्या है सर, ऑटोकैड और रैविट पेड ऐप है। हाँ, ये जो है ये ऑटोकैड और रैविट है, ये लाइसेंस वर्जन जो कंपनियां यूज करती हैं वो लाइसेंस वर्जन यूज करती हैं। लेकिन अभी क्या है कि स्टूडेंट वर्जन, स्टूडेंट के लिए रैविट और ऑटोकैड ने अपना एक ऑप्शन दे रखा है कि आप स्टूडेंट वर्जन स्टूडेंट आईडी पे अपने इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। इंडिया से बाहर कितना सैलरी, इंडिया से बाहर सैलरी है अच्छी खासी है, लेकिन डिपेंड करता है कि इंडिया से बाहर फ्रेशर को नहीं लेते। इंडिया से बाहर जो फ्रेशर है वो फ्रेशर को नहीं लिया जाता। तो आपको अपने साथ कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। अब 3 साल का एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आप 3 साल गुजार के बनाते हो या 6 महीने में बनाते हो। 6 महीने में बनाने का मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को इतना अपना उसमें प्रैक्टिस में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो और दिन रात प्रैक्टिस करते हो और प्रोजेक्ट्स कर लेते हो, तो 6 महीने में ही आप 3 साल को डिफेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये डिपेंड ऑन यू। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, दूसरे बंदे हैं जिनको 3-3 साल काम करने के बाद भी बहुत सी दिक्कत आती है, किसी को 6 महीने में ही सारी चीजें रिजॉल्व हो गई, वो डिपेंड करता है उन पे। ठीक है, और किसी के साथ कोई और क्वेश्चन? ये कुलदीप वर्मा, ये आपने क्या मैसेज किया है? हाँ, ये जो आपने सवाल किया है एक इंस्टॉलेशन स्टेप्स, तो इंस्टॉलेशन स्टेप्स जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जा सकता है, वो आप कंफर्ट डिजाइन से कांटेक्ट कर लेना, लिंक आपको रैबिट इंस्टॉलेशन के लिए मिल सकता है। लेकिन इंस्टॉलेशन स्टेप्स जो है वो आप देख लेने, वो यूट्यूब पे ये है, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद अगर प्रॉब्लम आती है तो आप फिर कांटेक्ट करें तो उसको। और किसी का कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट वर्जन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? स्टूडेंट वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट से, अपनी आईडी बनाएं, और स्टूडेंट वर्जन ये भी आप थोड़ा सा देखिए, आप यूट्यूब का यूज आज के टाइम में यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेटिव चीजें अवेलेबल हैं जो कि हमें छोटे छोटे पॉइंट जहाँ पर हम फंसते हैं वो हमें गाइड कर देता है। बड़ी चीजों के लिए तो हम चले जाते हैं, कोर्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन हम यूट्यूब का अक्सर जो यूज करते हैं वो दूसरी चीजों में करते हैं। इन सब चीजों के लिए यूट्यूब बहुत अच्छा है, आप उस पर सर्च करें कि हाउ टू इंस्टॉल स्टूडेंट वर्जन रैबिट, तो आपको वो पूरा एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी, बहुत से लोगों ने बताया है, गाइड किया है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर जो है वो बीम सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है। ये जो आपने सवाल पूछा है, दिस सॉफ्टवेयर इज फॉर एनी ब्रांच मैकेनिकल और
सिविल, तो यह सिविल के लिए भी है और मैकेनिकल के लिए भी है। असल क्या है कि ये अब डिपेंड करता है कि मैकेनिकल्स के लिए, हर फील्ड के लिए नहीं है। आप ये बात समझ लें कि मैकेनिकल्स में भी आपका प्रोडक्शन लाइन आता है, पाइपिंग आता है, पीडीएमएस के जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो ये इसके लिए रैविट यूज नहीं होता। रैविट जो यूज हो रहा है वो बिम सर्विसेज के लिए हो रहा है। बिम सर्विसेज का मतलब हो गया बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, यानी बिल्डिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज है उनसे रिलेटेड। अब बिल्डिंग के, जब कोई बिल्डिंग जो कंप्लीट बनती है तो उसमें कितने पार्ट्स इंक्लूड होते हैं? आर्किटेक्ट होते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर होते हैं, एचवीएसी इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल, प्लम्बिंग इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल, मतलब इतने टीम्स जो पार्ट यूज होता है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सबके लिए है। लेकिन सिविल में सिर्फ स्ट्रक्चर डिजाइन, आपका सिर्फ सिविल के अंदर स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए यूज होता है रैविट। अब सिविल के अंदर आप अगर स्ट्रक्चर डिजाइन यानी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर आता है कि सिविल में रोड स्ट्रक्चर, रोड बन रही है तो रोड के लिए जो आपकी 3D पोर्शन यूज होता है वो रैविट यूज नहीं होता, उसके लिए सिविल 3D यूज होता है। कि आपकी रोड बन रही है, रोड कितना ऊपर जा रहा है, या आपका रेलवे ट्रैक बन रहा है, उसके लिए सिविल में रैविट यूज नहीं किया, वो भी सिविल का ही पार्ट है लेकिन वो रैविट में यूज नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि रैविट पे जो यूज होता है वो बिल्डिंग सर्विसेज, सिर्फ बिल्डिंग सर्विसेज के लिए रैविट यूज होता है, जिसमें आपके मैकेनिकल भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल भी आ जाते हैं। तो मैकेनिकल में बिल्डिंग सर्विसेज क्या है? एचवीएसी है। प्लम्बिंग में फायर और प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल है। एनी क्वेश्चंस? यूज नहीं कर पाते हैं ऑटोकैड, आप यूज नहीं कर पाते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस, तो सॉफ्टवेयर ये आप यूज नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह ये कि या तो वहां पर आपने लाइसेंस वर्जन यूज स्टूडेंट वर्जन नहीं लिया है जिस वजह से, या फिर वो आपका क्रैक नहीं है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो वो आपको कांटेक्ट करके ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके लिए एक दो बार आप और कोशिश कर लें और बाकी फिर कंफर्ट डिजाइन से आप कांटेक्ट करें, ठीक है, इसके लिए। जी हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। वजह यह है कि अभी जॉब के लिए जो मैं आपको अच्छा ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इंडिया के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंडिया में प्रोजेक्ट्स कम हो गए हैं, ये सबको पता है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका रियल एस्टेट पे बहुत असर पड़ा है, जिसकी वजह से जो आज से 10 साल पहले काम हो रहा था वो काम अभी नहीं हो रहा। लेकिन बाहर में, वेस्टर्न में या फिर और सब दूसरे जगह पर इंडिया से बाहर काम ज्यादा है। लेकिन इंडिया से बाहर जो काम हो रहा है वो अक्सर बड़ी कंपनियां, एमएनसी कंपनियां को ये काम मिल रहा है। एमएनसी कंपनी में जाने के लिए आपको रैविट मस्ट है। अगर रैविट नहीं आता, आप बहुत अच्छा डिजाइन जानते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास आपकी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाएगी वहां पर जाने के लिए। क्योंकि मेरे जानने में जितने लोग हैं वो, और खुद मैंने भी काम किया है तो मुझे पता है, और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि वहां पर आपको रैविट का ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। डिजाइनिंग है अगर आपको जाना है तो। हाँ, छोटी कंपनियां जहाँ रैविट यूज नहीं हो रही है वहां पर ऑटोकैड से भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर करियर बनाना चाहते हैं, कुछ ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ रैविट को इंक्लूड करना पड़ेगा। वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ये अलग बात है कि आप लोग, जाहिर सी बात है कि 100 लोग अभी रैविट करोगे तो 100 का 100 हो सकता है कि 100% डायरेक्ट रैविट में सिलेक्शन ना हो पाए। डिपेंड करता है, वजह है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, 100 के 100 सीट्स खाली नहीं है या अवेलेबल नहीं है, या फिर वजह ये होगी कि उसमें से आप 100% का एफर्ट इतना अच्छा नहीं होगा कि वो अपने आप को उस लायक या उसके काबिल बना सके कि वो वहां पर 3 साल या 2.5 साल का एक्सपीरियंस डिफेंड कर सके। लेकिन जो ऐसा कर सकता है उसके लिए बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटी। कॉस्ट आपको मैं नहीं बता सकता, कॉस्ट आपको बता देंगे। ये कॉस्ट बताने के लिए भी आपको यहीं पर नंबर या फिर इनके साइट पे आपको जाकर नंबर लेना पड़ेगा। ये इरफान सर से आपको बात करनी पड़ेगी, वो आपको बताएंगे इसके कॉस्ट के बारे में, ठीक है। इरफान सर का नंबर होगा आपके पास, या आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें किसी तरह से भी, जैसे भी आपसे कांटेक्ट हुआ है वेबिनार के थ्रू, आप कहीं ना कहीं कांटेक्ट किया है ना, तो उसी तरह से उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर लें तो आपको पता चल जाएगा। ये मैं नहीं बता सकता। एनी क्वेश्चंस?
प्रोजेक्ट इंजीनियर रैविट में कुछ नहीं करता। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए रैविट नहीं है। अगर आप साइट पे काम कर रहे हैं तो रैविट की तो आपको पीडीएफ निकल के मिलती है, आपको क्या करना। कभी हाँ थोड़ा बहुत अगर बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजर का पता होना चाहिए रैविट का। अगर वहां पर ऐसा काम हो रहा है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर तक भी रैविट की फाइल पहुंच रही है, मेरे समझ से तो ये बाहर है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के पास रैविट की फाइल पहुंचती है, क्योंकि प्रोजेक्ट इंजीनियर रैविट पे जो काम कर रहा है वो बंदा जो काम करता है वो साइट पे नहीं जाएगा। हाँ अभी वो टाइम नहीं आया है जैसे ऑटोकैड का टाइम है कि साइट में प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, आप ऑटोकैड पे भी काम कर रहे हैं, एक ही से सब कुछ काम ले रहे हैं, तो ऐसा होगा तो डिपेंड करता है। लेकिन प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर जब तुम्हें हायर किया गया है तो आप फिर ड्राफ्टिंग पे या मॉडलिंग पे क्या करोगे, वो तो कोई रिक्वायरमेंट वहां पर है नहीं उसकी। ठीक है, और कोई एनी क्वेश्चंस? चलिए ठीक है, तो आज का सेशन यही रखते हैं और नेक्स्ट सेशन कल इसी टाइम में कनेक्ट होंगे और आगे की चीजों पे डिस्कस किया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें आज पता चल गई, कल बहुत सारी चीजें पता चलेंगी एग्जैक्ट में कि काम कैसे हो रहा है। अभी मैंने बेसिक स्टार्टिंग का काम बताया है कि जिस तरह से अटैच होकर काम हो रहा है, लेकिन कल और चीजें आपको पता चल जाएंगी जिसके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो कि ये यहाँ पर कहाँ तक बेनिफिशियल है और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिसीजन ये आपकी ही होगी। ठीक है, ओके सहार सर। Yes, so we can continue tomorrow from the same point जहाँ पे आज हमने stop किया है, and let's meet tomorrow at 12 PM sir. Okay, thank you everyone.